हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग जनरल हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपका संधि भी, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ। सामान्य अशुद्धियों में क्या होगा आपका, जो आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं और आपकी जो सेंटेंस संबंधी अशुद्धियाँ हैं वो सारी कवर होंगी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द ये कवर होगा। मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, वो कवर होंगे। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो आपका जो ये अपठित गद्यांश है इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसको मैंने दो तरीके बताए हैं। इसको हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे ताकि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, कम टाइम में हमें सॉल्व कैसे करना अपठित गद्यांश, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाले हैं जर्नल हिंदी, कंप्लीट जर्नल हिंदी करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पर्यायवाची शब्द कराने वाली हूँ। रात तक आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी हिंदी की। तो मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ क्या कुछ है। सिलेबस में आपके ये टॉपिक मेंशन कर रखे हैं: संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। सारे आज रात तक आपको टॉपिक मिल जाएंगे। उसके बाद जो हमारा अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, इसको हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कैसे पैराग्राफ से हमने क्वेश्चन छांटने हैं वो भी हम करेंगे। तो जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि हाँ मेरे को कंप्लीट कराना है सिलेबस एग्ज़ाम से पहले। तो इन्होंने कमेंट किया था कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराओ अभी मैम, और सिलेबस कंप्लीट के बाद मिक्स क्वेश्चन कराइए। तो इनके सजेशन के बेस पर हम चल रहे हैं। आज हम पर्यायवाची शब्द करेंगे। हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम करेंगे, जैसे कि पर्यायवाची शब्द हमारे कंप्लीट हो गए तो हम 60-70 एमसीक्यूज लगाएंगे पर्यायवाची शब्द के, विलोम शब्द के लगाएंगे, ऐसे टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाएंगे। उसके बाद हम मिक्स एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू भी करेंगे क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं आज तक वो हम पीवाईक्यू करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द। पहले तो ये देखते हैं पर्यायवाची शब्द होता क्या है। तो जो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उनको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिनोनिम्स। अब मैं आपको बताऊं तो जो सामान्य रूप से पर्यायवाची शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग अलग अर्थ रखता है। अब जो आप सिनोनिम्स पढ़ोगे, जैसे अग्नि है उसका सिनोनिम्स आग होता है, अनल होता है, पावक होता है, ज्वाला होता है, ठीक है। अगर आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो वो एक डिफरेंट मीनिंग देंगे। जब आप अग्नि का वाक्य में प्रयोग करोगे तो वो एक डिफरेंट मीनिंग देगा, आग का प्रयोग करोगे तो वो डिफरेंट मीनिंग देगा, पावक का करोगे वो डिफरेंट मीनिंग देगा, ठीक है। अब देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये, एग्जाम ओरिएंटेड रखे हैं मैंने बिल्कुल। जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं वो पर्यायवाची शब्द मैंने रखे हैं और एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची होता है आग, अनल, पावक और ज्वाला, ठीक है। हमें याद करनी है, ये समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं। आपने भी देखा होगा अग्नि को आग भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, ज्वाला भी कहते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं। उसके बाद अंग क्या होता है? शरीर का अंग, ठीक है। शरीर भी बोल देते हैं, तन भी बोल देते हैं, वतु भी बोल देते हैं, देह भी बोल देते हैं और गात भी बोल देते हैं। गात हमारी जो हरियाणवी लैंग्वेज में गात बोलते हैं ना। उसके बाद जो अश्व होता है, अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है, हमें इतना पता है। अश्व संस्कृत का मीनिंग होता है, संस्कृत में बोलते हैं अश्व को घोड़ा। उसके बाद इसको तुरंग भी बोलते हैं, हय भी बोलते हैं, वाजी भी बोलते हैं, सेंधव भी बोलते हैं और घोटक भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपने सुने होंगे ज़रूर जब आपने हिंदी पढ़ी है तो। उसके बाद असुर क्या होता है? असुर होता है हमारा राक्षस। हमने सुना है भाई, जो रामायण महाभारत देखिए उसमें भी हमने बहुत सुना है असुर। तो असुर को बोलते हैं रजनीचर बोलते हैं, दानव बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं, निशिचर बोलते हैं और दैत्य बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अतिथि जो आपका मेहमान होता है उसको आप अभ्यागत भी बोलते हैं, आगंतुक भी बोलते हो, पाहुना भी बोलते हो और मेहमान भी बोलते हो। पाहुना आपने सुना होगा, पंजाबीज में बोलते हैं शायद वो। मेहमान भी, पाहुना भी, आगंतुक भी और अभ्यागत भी। पीडीएफ आपकी मैं इसको दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। जो हमारा चैनल के अबाउट में सारी क्लासेस मेंशन कर रखी है, कब कौन सी क्लासेस होगी। उसके बाद नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप देख लेना। उसके बाद अहंकार को क्या बोलते हैं? अहंकार को घमंड बोलते हैं, दर्प बोलते हैं, अभिमान बोलते हैं, दंभ बोलते हैं। अभिमान तो आपने सुना होगा, अहंकार को कितना अभिमान है इसमें, कितना एटीट्यूड है इसमें, है ना, वो तो आपने सुना होगा ज़रूर।
तो इसके साथ घमंड भी आपने सुना है। ये दर्प और ये दंभ, ये थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है ना, इनको याद कर लेना। दर्प भी बोलते हैं और दंभ भी बोलते हैं। उसके बाद अमृत को क्या बोलते हैं? पीयूष बोलते हैं, सुना है आपने। सुधा बोलते हैं, बिल्कुल सुना होगा आपने। अमीय बोलते हैं, अमी बोलते हैं और सोम बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है अमृत से। अमीय और अमी भी अमृत का ही पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद अर्जुन को क्या बोलते हैं? गांडवधारी बोलते हैं, क्योंकि धनुष उनके पास था। गुंडाकेश बोलते हैं, पार्थ बोलते हैं। पार्थ आपने देखा होगा, अर्जुन को पार्थ बोलते थे। पार्थ है, भारत है और धनंजय भी बोलते हैं। उसके बाद आंख को क्या बोलते हैं? नेत्र बोलते हैं, नयन बोलते हैं, लोचन बोलते हैं, दृश्य बोलते हैं और चक्षु बोलते हैं। चक्षु भी बोलते हैं, संस्कृत में चक्षु बोलते हैं आंख को, ठीक है। कहते हैं ना कई बार, तेरे चक्षु फूटे हुए हैं क्या, है ना, आपने सुना होगा। उसके बाद आनंद को क्या बोलेंगे? आनंद को क्या बोलेंगे? आमोद बोलेंगे, हर्ष बोलेंगे, उल्लास बोलेंगे, प्रसन्नता बोलेंगे, प्रमोद बोलेंगे। ये आपने आमोद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे। उसके बाद आकाश को क्या बोलते हैं? आकाश को बोलेंगे हम अंबर बोलेंगे। ये गाने में भी तू अंबरदा राजा, कुछ ऐसा सा गाना है ना, तो इसे आप ऐसे आपको रिकॉल करना है, याद करना है, मेमोराइज करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में तो रिकॉग्नाइज ही करना पड़ेगा 4 ऑप्शन में से, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे। ऐसे रिलेट कर करके पढ़ो चीज़ों को। आकाश को क्या बोलते हैं? अंबर बोलते हैं, नभ बोलते हैं, गगन बोलते हैं, आसमान बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, शून्य बोलते हैं और व्योम बोलते हैं। उसके बाद आम को क्या बोलते हैं? जो आप लोग खाते हो, आम को क्या बोलेंगे? आम्र बोलेंगे, रसाल बोलेंगे क्योंकि वर्षीला होता है, पिक प्रिय बोलेंगे, सहकार बोलेंगे, अति सौरभ बोलेंगे। हो गया आपका। उसके बाद इंद्र को क्या बोलेंगे हम? सुरेंद्र भी बोलते हैं, इंद्र, ठीक है। इंद्र को सुरेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र भी, सुरेश भी, पुरंदर भी, महेंद्र भी, देवराज भी, देवेश भी और सुरपति भी बोलते हैं। उसके बाद इंद्राणी को क्या बोलते हैं? इंद्राणी को इंद्र की वधू बोलते हैं, ठीक है, इंद्र की वाइफ इंद्राणी। इंद्रवधु भी बोलते हैं, महेंद्री भी बोलते हैं, सची भी बोलते हैं, जयवाहिनी भी बोलते हैं, पुलिमा भी बोलते हैं। उसके बाद इच्छा को क्या बोलते हैं? मनोरथ बोलते हैं, लालसा बोलते हैं, कामना बोलते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यायवाची हिंदी की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है। कंप्लीट सिलेबस हम करने वाले हैं हिंदी का, थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस रिवीजन प्लस पीवाईक्यू, सब कुछ हम करने वाले हैं हिंदी का। तो चलिए देख लेते हैं। कल हमने किया था हमारा इच्छा, हमारी इच्छा का पर्यायवाची हमने कर लिया था। तो अब हम लोग देख लेते हैं ईश्वर का पर्यायवाची। ईश्वर को क्या कहते हैं? परमात्मा भी कहते हैं, जगन्नाथ भी कहते हैं, जगदीश भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, ईश भी कहते हैं। आप कहते हो ना, हे ईश मेरी मनोकामना पूरी कर, है ना, कहते हो कि नहीं कहते? कहते हो। तो यहाँ पे मैं आपको जो पर्यायवाची कराने वाली हूँ, रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाने वाली हूँ। आपको मज़ा आएगा, पढ़ने में भी अच्छा भी लगेगा और आप इंजॉय भी करोगे क्लास को, है कि नहीं। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? कमल का पर्यायवाची होता है नीरज, सरोज, जलज। जलज, जल में रहने वाला, मतलब जो कमल का फूल होता है कहाँ पे उगता है? कीचड़ में, है ना, तो जल के अंदर होता है वो। जलज आप याद करो, अंबुज, नीरज, पंकज और वारिज। नीरज लड़कों का नाम भी होता है, लड़कियों का नाम भी होता है ना। तो जो नीरज और पंकज नाम वाले हैं वो रिलेट कर लो कि हम किसका? कमल का पर्यायवाची है कि नहीं। उसके बाद हमारा जो केला है जो आप लोग खाते हो, उसको क्या क्या कहते हैं? केले को हम कदली भी कहते हैं, बानुफल भी कहते हैं, कुंजाराष्टो भी कहते हैं, रंभा भी कहते हैं और हम मंजवशा भी कहते हैं। जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कदली। कदली पर्यायवाची शब्द है। केले का, कमल का, ईश्वर का, कपड़े का, ऐसे पूछा जाता है। कदली मैंने बहुत बार देखा एग्जाम में, तो अब कदली को याद कर लेना। उसके बाद कोयल। कोयल किसका पर्यायवाची शब्द है? कोकिल का है, पिक का है, वनप्रिय का है, पाली का है और बसंत दूत। बसंत दूत का यहाँ पे मतलब है जो बसंत के आने का संकेत देती है, उसको बोलते हैं बसंत दूत। उसके बाद कोय का पर्यायवाची होगा हमारा काग। बोलते हैं हरियाणवी में तो बहुत बोलते हैं काग, है ना भाई। हमारे मुंडेरे पे काग बोल रहा है तो घर में कोई मेहमान आने वाला है, सुना होगा आप लोगों ने। फिर कोय को बोलते हैं काक बोलते हैं, वायश बोलते हैं, पिशुत भी बोलते हैं, कान भी बोलते हैं और एकांश भी बोलते हैं। उसके बाद कपड़े को क्या क्या बोला जाता है? कपड़ा जो कि आप लोग पहनते हो, है ना, तो कपड़े को क्या क्या बोला जाता है? पट बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं, अंबर बोलते हैं, चीर बोलते हैं। चीर को आप लोग याद रखो, महाभारत का जो युद्ध हुआ था किसकी वजह से हुआ था? चीर हरण उसका मेन रीज़न था, तो आप लोग इसे याद करो, चीर। उसके बाद
कपड़े को क्या बोला जाता है? वसन भी बोला जाता है। कामदेव को क्या बोला जाता है? मनसीज बोला जाता है। मनोज बोला जाता है, मनोज नाम वाले याद कर लो। काम भी बोला जाता है, रतिपति भी बोला जाता है, कंदार भी बोला जाता है। उसके बाद किरण को क्या बोला जाता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया किरण का पर्यायवाची शब्द। जो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके मैं बता रही हूँ आपको कौन से जो ये पर्यायवाची शब्द है वो बार बार पूछे जा रही हैं। तो मरीचि पूछा जाता है, मरीचि का पर्यायवाची शब्द क्या है? उसके बाद जो हमारा किरण है, किरण को क्या बोला जाता है? कर बोला जाता है, अंशु बोला जाता है, रश्मि बोला जाता है, केतु बोला जाता है, मरीचि भी बोला जाता है। ये मरीचि पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। मरीचि किसका पर्यायवाची शब्द है? उसके बाद किनारे का पर्यायवाची होता है हमारा तीर होता है, तट होता है, कूल होता है, कगार होता है। खल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दुर्जुन होता है, कुटिल होता है, अधम होता है, नीच होता है, दुष्ट होता है। आप लोग बोलते हो ना संस्कृत में क्या बोलते हैं? हे दुष्ट, ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? सुना होगा ना बहुत। दुष्ट, नीच भी बोलते हैं, अधम भी बोलते हैं, कुटिल और दुर्जन, सारे वर्ड आपने सुने होंगे ज़रूर। खून को क्या बोलते हैं? खून, ब्लड क्या बोलते हैं? रुधिर बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। रक्त बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। लहू बोलते हैं, हरियाणवी में तो बहुत बोलते हैं लहू। लहू आगे है ना, बोलते हैं कि नहीं? शौणित बोलते हैं, लोहू बोलते हैं। उसके बाद गंगा को क्या बोला जाता है? गंगा को बोलते हैं सुर सरिता। गंगा को क्या बोलते हैं? सुरसरिता बोलते हैं। देव नदी बोलते हैं, सुरसरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुरसुरी। हो गया याद? गंगा को क्या बोलते हैं? भागीरथी भी बोलते हैं, मंदाकिनी भी बोलते हैं। उसके बाद गाय को क्या क्या बोला जाता है? गौ भी बोलते हैं, धेनु भी बोलते हैं, सुरभि भी बोलते हैं, पैश्वनी भी बोलते हैं। गोद को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं, पहलू बोलते हैं, अंचल बोलते हैं। ये जो पर्यायवाची शब्द है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे अलग आपको कोई पर्यायवाची शब्द करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो ढेरों पर्यायवाची आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। इनमें से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। उसके बाद घर को क्या बोला जाता है जिसमें आप रहते हो? बताओ क्या क्या बोला जाता है? भवन बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं, गृह बोलते हैं, सदन बोलते हैं, गेह बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं और धाम बोलते हैं। उसके बाद तालाब को क्या क्या बोला जाता है? सर बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। सर वो वाला सर नहीं, सरजी वाला सर नहीं है यहाँ पे, सरोवर वाला सर है। ताल बोलते हैं, तड़ांग संस्कृत में बोलते हैं तड़ांग। जलाशय बोलते हैं। तीर को क्या बोला जाता है? शर बोला जाता है, वाण बोला जाता है, इशु बोला जाता है, सिलीमुख बोला जाता है और आशुंगु बोला जाता है। दूध को क्या बोला जाता है जो आप डेली रात में पी के सोते हो? क्या बोलते हैं? शीर बोलते हैं, दुग्ध बोलते हैं, गोरस बोलते हो, पेय बोलते हो, है ना। दुर्गा को क्या बोला जाता है? चंडिका बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? चंडी भी बोलते हैं, भवानी भी बोलते हैं, काली भी बोलते हैं, कामाक्षी भी बोलते हैं और कल्याणी भी बोलते हैं। अब दिन को क्या कहते हैं? वाशर भी कहते हैं, दिवस भी कहते हैं, वार भी कहते हैं। वार तो याद कर लो आप, हरियाणवी में बोलते हैं वार, आज के वार हो गया, है ना। अहन भी बोलते हैं। दुख को क्या बोला जाता है? कष्ट बोला जाता है, पीड़ा बोला जाता है, वेदना बोला जाता है, यातना बोला जाता है, संकट बोला जाता है, कलेश बोला जाता है और व्यथा भी बोला जाता है। उसके बाद है द्रौपदी। द्रौपदी को कहा जाता है कृष्णा, पांचाली, याजसेनी। उसके बाद हमारा द्रौपदी को क्या कहा जाता है? कृष्णा भी, पांचाली भी, याजसेनी भी कहा जाता है, सिरंध्री भी कहा जाता है, द्रुपद सुता भी कहा जाता है। धूप को क्या कहा जाता है? आतप कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आया जाता है, क्वेश्चन आता है कि धूप का पर्यायवाची शब्द को, और ये आता है आतप, बहुत बार आया है। आतप को आप याद रखोगे, जैसे कि आप धूप में जाते हो, धूप में जाने के बाद आप क्या कहते हो? आह तप गया मैं, तो कहते हो कि नहीं भाई तप गया धूप में, तो इसे आप याद कर लो। नदी को क्या कहते हैं? शरी भी कहते हैं, शरीता भी कहते हैं, तरंगिणी भी कहते हैं, निर्झरणी भी कहते हैं, अपंगा भी कहते हैं, नद भी कहते हैं। नौका को क्या कहा जाता है? तरीणी भी कहा जाता है, नाव भी कहा जाता है, जो आपने बहुत बचपन में बहाई है नाव। तरी भी कहते हैं, बेड़ा भी कहते हैं, और ये क्या लिखा है? पोत भी कहते हैं, जलयान भी कहते हैं। उसके बाद पहाड़ को क्या कहा जाता है? गिरी कहते हैं, पर्वत कहते हैं, अचल कहते हैं, भूधर कहते हैं, नग कहते हैं। पक्षी को क्या कहा जाता है? चिड़िया, खग, पतंग, पखेरु, विहंग, नवचर, अड़ंज। बहुत जो मतलब एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है पक्षी का पर्यायवाची खग, ठीक है। प्रकाश को क्या कहा जाता है? प्रभा कहा जाता है, रोशनी कहा जाता है, द्युति कहा जाता है, जिसको बोलते हैं चमक, संस्कृत का वर्ड है ये। ज्योति है, चमक है, छवि है, उजाला है।
उसके बाद पृथ्वी को क्या कहा जाता है? भूमि कहते हैं, धरती कहते हैं, धरा कहते हैं, भू कहते हैं, धरणी कहती है, वसुंधरा कहते हैं, धरित्री कहते हैं। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वी का पर्यायवाची भी। पुष्प को क्या कहेंगे? सुमन कहेंगे। सुमन होता है पुष्प। फूल कहते हैं, प्रसून कहते हैं, मंजरी भी कहते हैं। उसके बाद पैर को क्या कहा जाता है? पता होना चाहिए सबको। पैर को चरण कहते हैं, पाद कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है। प्रभा को क्या कहेंगे? चमक कहेंगे, आभा कहेंगे, छवि कहेंगे। छवि होता है चमक। दीप्ति भी कहते हैं, प्रकाश भी कहते हैं, द्युति होता है चमक। उसके बाद भाग को क्या कहते हैं? व्याघ्र। संस्कृत का वर्ड है ये व्याघ्र। शार्दूल भी कहते हैं, हिंसक भी कहते हैं। हिंसक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो थोड़ा हिंसा वाला जानवर है ना। चित्रक भी कहते हैं। बादल को क्या कहा जाता है? घन कहते हैं, मेघ कहते हैं, जलघर कहते हैं, नीरज कहते हैं, अंबुज कहते हैं, वारिद कहते हैं, प्योदी कहते हैं। जो नीरज नाम की लड़की या लड़का जो भी है, याद कर लो, बादल भी कहते हैं नीरज का पर्यायवाची। उसके बाद है हमारा बंदर को क्या कहा जाता है? कपि कहते हैं, कपि बंदर संस्कृत का वर्ड है कपि। वानर भी कहते हैं, शाख मृग भी कहते हैं, हरी भी कहते हैं, मरकट भी कहते हैं। बिजली को क्या कहा जाता है? चपला कहते हैं, तड़ित कहते हैं, दामिनी कहते हैं, हे दामिनी। सोदामिनी भी कहते हैं, दामिनी सोदामिनी, इकट्ठे याद करो। विद्युत भी कहते हैं, विद्युत संस्कृत ना साइंस की लैंग्वेज में विद्युत। उसके बाद भय को क्या कहते हैं? जो आप किसी को देख कर डर जाते हो, छिपकली को देख कर डर जाते हो, है ना। भय को कहते हैं डर, त्रास, भीति। उसके बाद भोरे को क्या कहते हैं? मधुकर कहते हैं, भ्रमर कहते हैं, मधुप कहते हैं, अली कहते हैं, भंवर कहते हैं, षटपद भी कहते हैं। षटपद का यहाँ पे मतलब है 6 पदों वाला। कौन होता है? भंवरा। समास कौन सा बन गया? बहुब्रीहि समास। वन को क्या कहते हैं? अरण्य कहते हैं, कानन कहते हैं। कानन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। विपिन कहते हैं, जंगल कहते हैं। वृक्ष को क्या कहेंगे? पादप कहेंगे, पेड़ कहेंगे, विटप कहेंगे, तर कहेंगे, धूम कहेंगे। अब वर्षा को क्या कहेंगे? पावश कहते हैं, बारिश कहते हैं, वृष्टि कहते हैं, वर्षण कहते हैं। ऋतुराज को क्या मतलब कि बसंत को कहते हैं ऋतुराज। जो ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत है, सुना होगा बहुत बार आपने। मधुमास भी कहते हैं, ऋतुपति भी कहते हैं, माघ भी कहते हैं, कुसुमाकर भी कहते हैं। विष को क्या कहेंगे? हलाहल भी कहते हैं, गरल भी कहते हैं, कालकूट भी कहते हैं। समुद्र को क्या कहेंगे? सिंधु कहेंगे, सागर कहेंगे, निरंदी कहेंगे, अम्बुदी कहेंगे, वारिधि कहेंगे, निरधि कहेंगे। सांप को क्या कहते हैं? नाग है, भुजंग है, अही है, विषधर है, पनंग है, व्याल है और सर्प है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है सांप का पर्यायवाची, वो पूछा जाता है हमारा व्याल से। ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं। घमंडी को क्या कहते हैं? घमंडी, अहंकारी, एटीट्यूड वाला, अभिमानी, शेखीबाज। घी को क्या कहते हैं? घृत कहते हैं, हवि कहते हैं, अमृत कहते हैं, नवनीतक भी कहते हैं। चंदन को क्या कहेंगे? चंदन की लकड़ियाँ, याद करो। चंदन को क्या कहेंगे? मलियज कहते हैं, श्रीखंड कहते हैं, मंगलीय भी कहते हैं। चांदी को कहते हैं रजत, रूपा, रौप्य, रूपक। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रजत से पूछा जाता है। जमुना को क्या कहते हैं? यमुना भी कहते हैं, सूर्य तनया भी कहते हैं, कालिंदी भी कहते हैं, रविसूत भी कहते हैं, श्यामा भी कहते हैं। जल को क्या कहते हैं? अम्बु भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, जीवन भी कहते हैं, पय भी कहते हैं, शलील भी कहते हैं। शलील पत्थर का भी पर्यायवाची होता है। उसके बाद झरने को क्या कहते हैं? निर्जर भी कहते हैं, श्रोता भी कहते हैं, स्त्रोत भी कहते हैं, झर भी कहते हैं। कुछ और हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य को क्या कहेंगे? दिनकर भी कहेंगे, प्रभाकर भी कहेंगे, दिव्याकर भी कहेंगे। सिंह को कहते हैं शेर कहते हैं, केहरी भी कहते हैं, मृगेंद्र भी कहते हैं, नाहर भी कहते हैं, वनराज भी कहते हैं, केशरी भी कहते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है केशरी से। सोने को क्या कहते हैं? कनक कहते हैं, कंचन भी कहते हैं, हेम भी कहते हैं, श्रवण भी कहते हैं, हिरण्य भी कहते हैं, कुंदन भी कहते हैं और सुवर्ण भी कहते हैं। अब स्त्री देखो भाई, स्त्री को क्या कहते हैं? जो गर्ल्स क्या कहते हैं? अबला, नॉट सबला, अबला भी कहते हैं। अबला आजकल की स्त्रियां क्या हैं? अबला नारी हैं। नारी भी कहते हैं, कांता भी कहते हैं, कामिनी भी कहते हैं, औरत भी कहते हैं, महिला भी कहते हैं, वनिता भी कहते हैं। हिमालय को क्या कहेंगे? नगराज भी कहेंगे, हिमाद्री भी कहेंगे, पर्वतराज भी कहेंगे, हिमगिरी भी कहेंगे, हिमवान भी कहेंगे। ठीक है। हाथ को क्या कहते हैं? पानी भी कहते हैं, हस्त भी कहते हैं, कर भी कहते हैं, भुजा भी कहते हैं और बाहु भी कहते हैं। उसके बाद हमारा हाथी को क्या कहते हैं? हस्सी भी कहा जाता है, कुंभी भी कहा जाता है, दंती भी कहा जाता है, गज भी कहा जाता है, करी भी कहा जाता है, कुंजर भी कहा जाता है, द्रुत भी कहा जाता है और द्रुप भी कहा जाता है।
अब ये हैं क्वेश्चन जो कि आपके लिए हैं, आपको देना है आंसर। मैंने आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ा दिए हैं, जितने पढ़ाए हैं उनको रट लो, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट दिखे तो मैं उनको ज़रूर लेके आऊँगी। फिलहाल के लिए आप इन्हीं को याद कर लो, मच बेटर रहेगा। ये 2 क्वेश्चन है, निम्न में से इष्ट का पर्यायवाची क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप आंसर बताओ इष्ट का पर्यायवाची क्या होता है। इंद्राणी का पर्यायवाची क्या होता है, मैंने पढ़ाया आपको, राधा है, मीरा है, गौरी है, सची है। इनके आंसर आप लोग मुझे बताओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हम पूरी हिंदी करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाली हैं विलोम शब्द। पहले वाली क्लास में हमने पर्यायवाची शब्दों को कंप्लीट किया। आज हम करेंगे विलोम शब्द। जितने भी इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं उनको मैंने यहाँ पे रखा है। जो NCERT बुक्स में मेंशन है विलोम शब्द वो वाले हैं, और जो आपके डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं उनको मैंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद हम लोग करेंगे सामान्य अशुद्धियाँ। अगली क्लास में वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम करेंगे, मुहावरे लोकोक्तियाँ करेंगे, फिर हम संधि करेंगे, फिर समास करेंगे। कंप्लीट थ्योरी यहाँ पे करने वाली हैं। थ्योरी जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम करेंगे MCQ क्वेश्चन। जैसे कि पर्यायवाची शब्द हमने करे हैं तो पर्यायवाची शब्दों के MCQ क्वेश्चन करने वाले 50-60 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए विलोम शब्द देख लेते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं विलोम शब्दों की। तो शब्दों के विपरीत या उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। सभी को पता है विलोम शब्द उनको कहते हैं ना, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एंटोनिम्स कहेंगे। अब क्या होगा, जो हमारे संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा जो शब्द है उनका विलोम संज्ञा शब्द ही होगा। विशेषण का विलोम क्या होगा, विशेषण ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। क्रिया का विलोम शब्द क्या होता है, क्रिया ही होता है। क्रिया विशेषण का विलोम क्या होता है भाई, हमेशा क्रिया विशेषण ही होगा। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, कि जो विलोम शब्द बनाने के लिए हम 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, उपसर्ग का यूज़ करते हैं और प्रत्यय का यूज़ करते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग होते हैं, जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। बहुत बार विपरीत शब्द बनाने के लिए हम एंटोनिम और सिनोनिम्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो हमारे उपसर्ग है, फॉर एग्जाम्पल अ है, अन है, उप है, वी है, निर है, निश है, दुश है, दुर है, कु है, प्रति है। ये उपसर्ग आप लगाते हो। अब हम देखेंगे विपरीतार्थक शब्द तो आपको पता लगेगा। उसके बाद जो हमारे शब्द हैं, जैसे कुछ हमारे शब्द हैं जैसे कि हीन है, वान है, ये हमारे प्रत्यय होते हैं जो पीछे लगते हैं। जैसे कि आदर का विलोम क्या होगा, निरादर होगा। चरित्रवान का विलोम क्या होगा, चरित्रहीन होगा। हीन क्या है, ये चित्रवान, और ये हीन, मतलब कि आगे का चरित्र तो सिमिलर है लेकिन पीछे का चेंज क्या हुआ, हीन चेंज हो गया। तो ये क्या है, किसका मतलब कि हमारा जो पीछे प्रत्यय लगे हैं उनसे हमारा विलोम जो विपरीत शब्द है वो बना है। कुछ शब्द देख लेते हैं। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे शब्द दिए गए और यहाँ पे विलोम शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द देखते हैं, अक्षत का विलोम क्या होगा, विक्षत होगा। कैसे होगा, देखो जैसे जो क्षत है वो, यहाँ पे भी शत सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे ए चेंज है और यहाँ पे वी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे वी है। ऐसे ही एग्जाम में आपको ट्रिक करना है। MCQ आपको जो दिए जाएंगे 4 ऑप्शन, उनमें से ऐसे आपको छांटना है। अब अक्षत, यहाँ पे विलोम इसका क्या होगा, विक्षत हो गया। चेंज क्या हुआ, उपसर्ग से चेंज हुआ है। अंतर्द्वंद क्या होता है, जो घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आपका होता है उसका अपोजिट हो जाएगा बहिर्द्वंद, जो बाहर आप कॉन्फ्लिक्ट करके आते हो। अक्षम क्या होगा, सक्षम होगा। अगला का पिछला हो जाएगा, अग्रज का अनुज हो जाएगा, है ना। अच्छा का बुरा विलोम हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का इति हो जाएगा, अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा, है ना। उसके बाद अवनति का उन्नति हो जाएगा और अनुरक्त का क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। अस्त का उदय हो जाएगा विपरीत। अल्पायु जिसकी आयु कम होती है उसका विलोम क्या हो जाएगा, दीर्घायु जिसकी आयु लंबी होती है। अंधकार का क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। अमृत का विष हो जाएगा, अग का विघ हो जाएगा, अनुराग का हो जाएगा विराग। ऐसे ही अंग्रेजी में भी आपको ऐसे सेम आएंगे क्वेश्चन, एंटोनिम्स सिनोनिम्स बेस। अच्छाई का बुराई हो जाएगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा, अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा, अपमान का सम्मान हो जाएगा। अंत का क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा। अंदर का बाहर हो जाएगा, है ना, इजी। अनुयायी का क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। अनाथ का सनाथ हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है अनाथ का विपरीतार्थक शब्द। आशा का हो जाएगा निराशा, आश्रित का हो जाएगा निराश्रित।
उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आपसे। इनमें से किस शब्द का विलोम अगम है? अगम का विलोम क्या है? दुर्गम, सुगम, दुर्जय और अजय। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करना है। अगम है, पहले तो देखो गम मतलब कि पहले तो आप क्वेश्चन बनाने की जो आपके उपसर्ग है या प्रत्यय, किन से क्वेश्चन बनेगा? ये क्वेश्चन बना हुआ है आपके उपसर्ग से। जैसे गम, यहाँ पे भी गम है, यहाँ पे गम है और यहाँ पे भी गम है, ठीक है। उसके बाद आप सोचोगे कि आंसर तो या तो दुर्गम होगा या फिर सुगम होगा, लेकिन आपको याद रखना है अगर वाक्य में शब्द है, जो शब्द आपका संज्ञा है तो संज्ञा ही विपरीतार्थक शब्द होगा, विशेषण है तो विशेषण होगा, क्रिया है तो क्रिया ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे अगम का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। अक्षत का क्या हो जाएगा? विक्षित हो जाएगा। आगमन का क्या हो जाएगा? निगमन हो जाएगा। आरोही का क्या हो जाएगा? आपको लग तो ये सारे ही सही रहेंगे, है ना। क्रमागत भी सही लग रहा होगा, विगत भी, लगातार भी, लेकिन आरोही का जो सही शब्द है वो अवरोही हो जाएगा। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा आरोही अवरोही क्रम। आशक्त का क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा, है ना। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? व्यभिचार, अनाचार, दुष्टता, लंबटता। क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। अब कुछ और देख लेते हैं शब्द, जैसे कि आसान का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। आस्तिक होता है जो भगवान में विश्वास करता है, नास्तिक जो कि नहीं करता। आह्वान का हो जाएगा विसर्जन। आलोक का हो जाएगा तिमिर। आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा। आयात का निर्यात हो जाएगा। आत्मा का परमात्मा हो जाएगा। आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। आकाश का पताल हो जाएगा। आद्र का शुष्क हो जाएगा। इहलोक का परलोक हो जाएगा। इच्छा का विपरीतार्थक हो जाएगा आपका अनिच्छा। इष्ट का अनिष्ट। इज्जत का बेइज्जती। इज्जत बेइज्जत। अगर आपका आ जाए इज्जतदार, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन घुमा के दे तो उसी के हिसाब से आपको अपना जो आंसर वो मोल्ड करना है। ईमानदार का बेईमान हो जाएगा। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। उचित का अनुचित हो जाएगा। उपस्थित का अनुपस्थित हो जाएगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। उतार का चढ़ाव हो जाएगा। उठना का बैठना हो जाएगा। उत्तम का अधम हो जाएगा। उत्थान का पतन हो जाएगा। एक का अनेक हो जाएगा। एकता का अनेकता हो जाएगा। ऐक्य का अनेक्य हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? अब एकृत का क्या हो जाएगा? विकिरण हो जाएगा। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा। औपचारिक का अनौपचारिक हो जाएगा। कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। क्रोध का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। कृपण का उधार हो जाएगा। जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें जैसे क्रोध है, क्रोध का पर्यायवाची शब्द भी होगा, क्रोध का विपरीतार्थक शब्द भी होगा, ऐसे डिफरेंट शब्द हो गए। आपको इनमें से छांटना है क्या इसका करेक्ट हो जाएगा। वो तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लग जाएगा किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। कृपण का उधार हो जाएगा। कृतज्ञ और कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कृतज्ञ उपकार को मानने वाला और कृतज्ञ जो उपकार को भूल जाता है। कपूत का सपूत हो जाएगा। क्रिया का प्रतिक्रिया हो जाएगा। कृत्रिमिक का प्राकृतिक हो जाएगा। गुरुता का लघुता हो जाएगा, बड़ा छोटा, है ना। गृहस्थ का सन्यासी हो जाएगा। गद्य का पद्य हो जाएगा। गुप्त का प्रकट हो जाएगा। गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा। गरल का सुधा हो जाएगा। घृणा का प्रेम हो जाएगा। जय का पराजय। जन्म मरण। ज्येष्ठ कनिष्ठ। जल का आपका थल हो जाएगा। जटिल का सरल हो जाएगा, है ना। उसके बाद जड़ का चेतन हो जाएगा। जागृत का सुषुप्त हो जाएगा। दुर्लभ का सुलभ हो जाएगा। और हमारा दीर्घ का हस्व हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्थिर का विलोम क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। साहस का क्या हो जाएगा? दुस्साहस हो जाएगा। और सहिष्णु का क्या हो जाएगा? असहिष्णु हो जाएगा। दयालु का निर्दयी हो जाएगा, जिसको बहुत दया आती है। निर्दयी जिसको बिल्कुल दया ही नहीं आती। निर्धन का धनी हो जाएगा। नैसृण का कृत्रिमिक हो जाएगा। निरक्षर का साक्षर हो जाएगा। निराकार का साकार हो जाएगा। निर्मल का मलिन हो जाएगा। नूतन का नाम भी होता, नूतन गर्ल्स का। नूतन का पुरातन हो जाएगा। प्रातःकाल सायंकाल हो जाएगा। प्राकृतिक का कृत्रिमिक हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
बंधन का मुक्ति हो जाएगा, बंधन बांध करके रखना, मुक्ति खुला छोड़ना। बाढ़ का सूखा हो जाएगा, मौखिक का लिखित हो जाएगा। मित्र का शत्रु हो जाएगा, मूक का वचाल हो जाएगा। मूक होता है जो बोलते नहीं है ना, आपने मूक फिल्म भी देखी होगी। मूक का विपरीतार्थ क्या हो जाएगा? वचाल, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। मूल का निर्मूल हो जाएगा, मृत का जीवित हो जाएगा, मृदल का कठोर हो जाएगा। उसके बाद हमारा यश का पर्यायवाची हो जाएगा अपयश, रक्षक का भक्षक हो जाएगा, लौकिक का अलौकिक हो जाएगा, लाभ का हानि, लचीले का कठोर, वक्र का ऋजु, व्यष्टि का समष्टि, वर का वधु, वीर का आपका कायर हो जाएगा, वृष्टि का अनाष्टि हो जाएगा, शीत का उष्ण हो जाएगा, शकुन का अपशकुन हो जाएगा, श्वेत का श्याम हो जाएगा, स्मरण का विस्मरण होना, सरल का कठिन, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, संयोग का वियोग हो जाएगा, सत्कार का दुत्कार हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बस इनको एक बार ये जो आपको विपरीतार्थक शब्द देंगे बहुत इंपॉर्टेंट, बस इनको याद कर लेना एक बार। उसके बाद स्वतंत्र का प्रतंत्र हो जाएगा, सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद हमारा संधि का विग्रह हो जाएगा। भाई बहुत बच्चे हैं संधि का समास करके आते हैं विपरीतार्थक, है ना, तो संधि का विग्रह होता है विपरीतार्थक शब्द। सुगंध का दुर्गंध होता है, सजीव का निर्जीव होता है, स्पर्धा का संयोग होता है, स्मरण का विस्मरण होता है, स्वर्ग का नरक होता है, स्वाधीन का पराधीन होता है, स्वामी का दास होता है, स्वार्थी का प्रार्थी होता है, स्वीकृत का अस्वीकृत होता है, हर्ष का विषाद हो जाएगा, हानि का लाभ हो जाएगा, हल्के का भारी हो जाएगा, हार का जीत हो जाएगा, हित का अहित हो जाएगा और होनी का अनहोनी हो जाएगा। ये कुछ आपके शब्द हैं विपरीतार्थक शब्द जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मेरे पे थोड़ा सा विश्वास रखो। ये जो मैं क्वेश्चन ये जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप इनको कर लोगे तो आप कोई माइकल आलिया जो आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से रोक सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। पहली वाली क्लास में हमने पर्यायवाची शब्द करे, दूसरी वाली क्लास में विलोम शब्द किए। आज की क्लास में हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द करने वाले हैं। पूरी हिंदी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है स्पेशल किसके ऊपर रहने वाली है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जब हमारा सारा थ्योरी पोर्शन कवर हो जाएगा तो हम टॉपिक वाइज MCQ करेंगे, उसके बाद मिक्स PYQ करेंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं इसका क्या होता है। एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए। तो वाक्यांशों अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग की परंपरा कहाँ से आई है? संस्कृत से आई है। हिंदी में ऐसे शब्दों का प्रयोग रूढ़ तौर पर किया जाता है। कितने टाइप कितने होते हैं शब्दों के? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 होते हैं। ठीक है, रूढ़ होते हैं जो कि जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यौगिक होते हैं 2 शब्दों से मिलकर जो बनते हैं, और योग रूढ़ जो 2 शब्दों के मिलने से कोई अलग ही अर्थ बताते हैं, उसको योग रूढ़ कहते हैं। इसको हम जो रीजनल हिंदी वाली क्लास है उसमें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम कुछ शब्द देख लेते हैं। ये मतलब कि इसमें समझाने वाला तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन आपको ये याद करनी है। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा करना आपको अपने दिमाग से ही है, लेकिन जो ये शब्द हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, NCERT बेस्ड हैं, तो इसलिए मैंने ये क्लास लेनी ज़रूरी समझी। तो चलिए देख लेते हैं। पहला वाक्यांश क्या कहता है? जिसका आदि न हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अनादि। जिसका आदि न हो उसको अनादि कहते हैं। दूसरा कहता है जिसका अंत न हो, जिसका हम अंत ही नहीं कर सकते, उसको क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। अगला कहता है जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। क्या कहा इन्होंने? जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको कहते हैं अतिथि। जिसे जीता न जा सके वो होगा अजय। जिसके समान कोई दूसरा न हो वो होगा अद्वितीय। मैं समझ सकती हूँ आपको क्लास थोड़ी बोरिंग लग रही होगी, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी आपकी 20 नंबर की वेटेज रखती है, इसमें हम कुछ भी मिस नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो सिलेबस में मेंशन किया उसको तो मिस नहीं कर सकते। तो देखिए क्या कहता है भाई, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको अतिथि कहेंगे, जैसे जीता न जा सके अजय कहेंगे, जिसके समान और कोई दूसरा न हो उसको बोलेंगे अद्वितीय, यूनिक पर्सनालिटी कहते हैं ना हम। जो पहले कभी नहीं हुआ उसको बोलेंगे अभूतपूर्व, पहले कभी नहीं हुआ है। जिसके टुकड़े न हो सके उसको बोलेंगे अखंड, क्या बोलेंगे अखंड। अब जो गाए जाने योग्य न हो उसको क्या कहेंगे अज्ञेय कहेंगे। मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगी, तब आपको पता लग जाएगा किस हिसाब से हमने क्वेश्चन करने हैं और कैसे ऑप्शन में से जो ऑप्शन दिए जाएंगे हमारे 4 उसमें से अपना आंसर कैसे छांटना है वो सब हम करेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जिसकी गहराई का पता न हो उसको क्या बोलेंगे अथाह। जो बीत चुका है क्या कहेंगे अतीत, पास्ट, है ना। जो सदा से चला आ रहा है उसको बोलेंगे अनवरत, जो लगातार चला रहा है। जिसकी कल्पना न की जा सके क्या होगा वो अकल्पनीय होगा। कम खाने वाला क्या होता है अल्पहारी, अल्प मतलब कम, हारी खाने वाला, कम खाने वाला। जिसका जन्म न हो सके क्या बोलेंगे अजन्मा बोलेंगे। जिसकी तुलना न की जा सके उसको अतुलनीय कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसको बोलेंगे अवैध। आपने कई बार सुना भी होगा, कहते हैं ना इसने तो अवैध काम किया है। अवैध होता है जो कानून के विरुद्ध हो। बड़ा भाई क्या होता है अग्रज, छोटा भाई अनुज होता है। जहाँ जाना संभव न हो उसको बोलते हैं अगम। जैसे कभी बुढ़ापा न आए उसको बोलते हैं अजर। जो आंखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने होता है उसको क्या बोलेंगे उसको प्रत्यक्ष बोलेंगे। जो कभी मरता नहीं उसको अमर बोलते हैं। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, आपके बहुत फ्रेंड होंगे ऐसे, है ना, जो मौका दे के बदल जाते हैं, रंग पलट लेते हैं, गिरगिट वाला रंग। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला क्या होता है अवसरवादी होता है। उसके बाद कहता है कि जिसमें चेतना न हो उसको क्या बोलेंगे अचेतन बोलेंगे, अनकॉन्शियस बोलेंगे। जो कभी मरता नहीं क्या होता है अमर्त्य होता है। जो आगे की न सोचता हो, जो सिर्फ प्रेजेंट की सोचता है, ना पास्ट की ना फ्यूचर की, नहीं सोचता आगे की, उसको क्या बोलेंगे अदूरदर्शी, मतलब कि दूर की नहीं सोच रहा है वो। अदूरदर्शी, दूर मतलब कि दूर की, मतलब कि फ्यूचर की नहीं सोच रहा है। मन में होने वाला ज्ञान क्या होता है अंतर्ज्ञान होता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। उसके बाद वध करने योग्य वध्य होता है। दूसरों के पीछे पीछे चलने वाला अनुयायी उसको कहेंगे। जिसे स्पर्श करना वर्जित हो, मतलब कि नहीं स्पर्श कर सकते जिसको, उसको बोलते हैं अस्पर्श्य। जिसका कोई भी शत्रु न हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। आपने बहुप्रिय समास में पढ़ा होगा इसको कई बार। जिसका मूल्य आंका न जा सके उसको बोलते हैं अमूल्य। उसके बाद कहते हैं जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो अलौकिक होता है। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन होता है। बहुत बार पूछा जाता है अकिंचन भी। उसके बाद कहते हैं कि जो कानून के प्रतिकूल हो उसको बोलेंगे अवैध। दोपहर के बाद का समय अप्राय। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला अतिशोक्ति। जो कुछ नहीं जानता उसको बोलेंगे अज्ञ। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम। जिसकी उपमा न हो उसको बोलेंगे अनुपम। जिसका निवारण न हो सकता हो क्या बोलेंगे अनिवारणीय बोलेंगे। जिसकी अपेक्षा न हो उसको क्या बोलेंगे अनअपेक्षित बोलेंगे। छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई अग्रज। जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके अनिर्वचनीय, हम बोल नहीं सकते, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। अपनी प्रशंसा करने वाला आत्मश्लाघी। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न करने वाला नास्तिक। आदि से अंत तक आज्ञोपांत। एक ही आदमी का अधिकार एकाधिकार। जहाँ कोई दूसरा न हो एकांत। कहते हैं ना भाई मेरे को तो एकांत पसंद है, एकांत में जाना है ना। जहाँ कोई दूसरा न हो उसको बोलते हैं एकांत। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसको क्या बोलेंगे ऐच्छिक। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता। कर्म के अनुसार जो चलता है उसको क्या बोलेंगे कर्मानुसार। आलोचना करने वाला कौन होता है आलोचक, है ना। जिसकी आयु लंबी हो क्या बोलेंगे दीर्घायु, भाई बहुत लंबी आयु लेके आया है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो वाचाल, और जो बिल्कुल नहीं बोलता उसको मूक बोलेंगे। जो स्वयं पैदा हुआ हो, अपने आप ही पैदा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे स्वयंभू बोलेंगे। जो किसी के पक्ष में न हो उसको तटस्थ बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे, ना वो इधर ना वो उधर, बीच में खड़ा है ना। जिसके हाथ में वज्र हो क्या बोलेंगे वज्रपाणी बोलेंगे। ये शब्द आपके बहुब्रीहि समास के भी हैं, ध्यान रखना।
उसके बाद जिसके हाथ में वज्र हो वज्र पानी, जिसकी आत्मा महान हो महात्मा, जिसका रूप अच्छा न हो क्या बोलेंगे कुरूप, है ना। तीनों लोकों का स्वामी क्या होगा त्रिलोकी होगा। जो अभी अभी पैदा हुआ है उसको नवजात कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग उसको दावा अग्नि कहते हैं। याद रखो उसको दावा नल भी कहते हैं, दावा अग्नि भी कहते हैं। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, कौन था धृतराष्ट्र था। जो क्षमा करने योग्य हो क्षमेय, जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई, क्या कहा इन्होंने, जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु होगी उसको विधुर कहते, और जिसकी पत्नी की मृत्यु हो नहीं जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु होगी उसको विधुर कहते हैं, और जिसके पति की मृत्यु होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको विधवा बोलेंगे, है ना। जिसका आचरण अच्छा न हो सदाचार बोलेंगे। जो उच्च कुल में पैदा हुआ उसको कुलीन कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसको उपकृत कहते हैं। जो धर्म का काम करे उसको धर्मात्मा कहते हैं। धर्मात्मा किसको कहते थे बताओ, महाभारत में किसको धर्मात्मा कहा गया है। जो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर होता है। बिल्कुल। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, गोद लिया हुआ पुत्र, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। गोद लिया हुआ पुत्र क्या होता है, दंपत्ति है, दत्तक है, दत्चित है, त्याज्य है, क्या होगा गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिए हुए पुत्र को हम कहते हैं दत्तक पुत्र। जिसके हृदय में ममता नहीं होती क्या होता है, निर्मम होगा, निर्मूल होगा, निर्गुण होगा, निराश होगा, क्या होगा बताओ। जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसको बोलते हैं हम निर्मम। प्रयोग में लाने योग्य क्या होगा, प्रहसन होगा, प्रयोजनीय होगा, प्रसूता होगा, पृष्ठव्य होगा, क्या होगा प्रयोजनीय होगा। आपको थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना है इन क्वेश्चन को हल करने में। उसके बाद कहता है कि जिसे जीता न जा सके उसको क्या कहेंगे, अजय कहेंगे। क्या कहेंगे, अजय, जिसको जीता न जा सके। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रिक, इंद्रलोलुप, इंद्रजालिक, इनमें से कोई भी नहीं। भाई तीनों जो ये ऑप्शन है वो सिमिलर से लग रहे हैं। अब आपको थोड़ा अपने दिमाग का, बुद्धि का यूज़ करना है कि क्या मैं इसका आंसर टिक करूँगा। नेगेटिव मार्किंग भी है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाएगा, इंद्रजालिक कहलाएगा। धर्म पत्नी से उत्पन्न हुआ पुत्र क्या कहेंगे, औरस कहेंगे। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। धर्म पत्नी से उत्पन्न हुआ पुत्र औरस कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही, और अगर मेरे को लगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसकी हम अलग से क्लास कर लेंगे। बाकी मैंने अपने हिसाब से इसको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या, और आज हम लोग करने वाले हैं मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। ठीक है, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जिससे आपको आइडिया लगेगा किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताओ, खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ, बहुत बार लोकोक्ति यूज़ करते हो आप, है ना। तो खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ क्या होगा। पहाड़ खोदे पर चूहियाँ का निकलना बिल्कुल भी सेंस नहीं दे रहा। अधिक परिश्रम करने के बाद थोड़ा सा लाभ सेंस दे रहा है। कम परिश्रम में लाभ ही लाभ, ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा। पहाड़ पर चूहियाँ के साथ चढ़ना है, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ऐसे आपको इंग्लिश में छांट के करने क्वेश्चन। उसके बाद जैसे कि चिकना घड़ा होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है बताएं। सुंदर होना, बदसूरत होना, किसी बात का प्रभाव न पड़ना जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चिकना घड़ा होना जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो, ये होगा। या फिर किसी बात का प्रभाव न पड़ना, ये हो, क्या होगा। तो आप बार बार यूज़ करते हो इस मुहावरे को। जब आपकी कोई बात नहीं मानता तो आप उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये तो बहुत ही चिकना घड़ा है, बात ही नहीं मानता, है ना। इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, कितना ही खा लो, चिकना घड़ा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी बात का प्रभाव न पड़ना। अब हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस हमारा सिलेबस है जनरल हिंदी का। इसमें हम लोग विलोम शब्द कर चुके हैं, पर्यायवाची शब्द कर चुके हैं, सामान्य नहीं, ये हमने नहीं किया अभी तक। वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम कर चुके हैं, मुहावरे लोकोक्ति आज हम करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब क्वेश्चन अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो रहने वाली हैं। NCERT बेस्ड आपकी मुहावरे व लोकोक्तियाँ यहाँ पे मैंने रखी है, छांट के मैंने यहाँ से मैं लेके आई हूँ। NCERT बुक से छांट के मैं ये मुहावरे व लोकोक्तियाँ लेके आई हूँ आपके लोगों के लिए।
अब देख लो पहला क्या कहता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मतलब कि अपनी तारीफ अपने आप ही करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ये दे रखा है इसका वाक्य में प्रयोग, आप लोग इसको देख लेना वरना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपका जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे इसका लिंक है। अब क्या कहता है, अपना उल्लू सीधा करना। क्या हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना है ना। उसके बाद अपना सा मुँह लेकर रह जाना। बताओ, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, जब आपका कोई काम नहीं बनता तो आप अपना सा छोटा सा मुँह लेकर बैठ जाते हो। उसके बाद है आँखों का तारा। बहुत प्यारा, बहुत बहुत बार आपने पढ़ा होगा ये, जब आप स्कूल में थे है ना, बहुत पढ़ा होगा आपने, आँखों का तारा बहुत प्यारा है ना। वाक्य में प्रयोग ये दे रखा है, आप लोग देखना। उसके बाद है आंखें दिखाना, क्रोध करना। टीचर्स बहुत करते हैं इस मुहावरे का यूज़, आंखें दिखाना, आंखें दिखा देते हैं, बच्चे समझ जाते हैं भाई टीचर तो क्रोध में, अब चुप हो जाओ। और उसके बाद आसीन का सांप क्या होता है, कपटी मित्र, धोखेबाज मित्र। उसके बाद आग में घी डालना। आग में घी डालना क्या होगा इसका अर्थ आपको पता है, जो मतलब कि लड़ाई हमारी चल रही है कहीं पे और हम जाके थोड़ा और उसमें सहयोग देते हैं, वो वाली चीज़ यहाँ पे आग में घी डालने वाली काम कर देते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद क्या कहता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा अर्थ मुहावरे का, दुष्ट की दुष्टता से बढ़कर दुष्टता करना। मतलब कि ईंट का जवाब हम पत्थर से दे रहे हैं, उसने ईंट मारी तो हम पत्थर मार रहे हैं। उसके बाद है ईद का चांद होना। अब बहुत बार कहते हो कि भाई आजकल कहाँ रह रहे हो, आजकल तो आप ईद का चांद हो रहे हो, दिखाई नहीं देते। उसके बाद है ऊँट के मुंह में जीरा। यहाँ पे क्या है, ऊँट इतना बड़ा सा ऊँट है, मुंह में आप छोटी सी चीज़ दे रहे हो, होगी ना बात, अधिक चाहने वाले हैं लेकिन चीज़ उनको कम मिल रही है। उसके बाद कहते हैं एक और एक 11 होना। देखो एक तो एक है और एक और मिला दे तो क्या होगा, 11 हो गया, तो इससे क्या होगा, संगठन से शक्ति बढ़ गई। उसके बाद है कलेजे पर सांप लौटना। क्या होता है, मतलब कि इतनी ईर्ष्या होना, इतनी जलन होना, इतना चढ़ जाते हो आप किसी से, तो आप क्या कहते हो, भाई कलेजे पर सांप लौट गया, पड़ोसी ने ये कर लिया, हमारे तो कलेजे पर सांप लेट गया। उसके बाद क्या कहते हैं, कान भरना। बहुत बार यूज़ किया जाता है इस मुहावरे का, कान भरना होता है चुगली करना। उसके बाद देख लेते हैं मुंह में पानी आना। इसका मतलब क्या होता है, जब आप घर में रसमलाई देखते हो है ना, चमचम देखते हो, रसगुल्ले देखते हो, मोतीचूर के लड्डू देखते हो, तो क्या होता है, आपका मन ललचा जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, मुट्ठी में होना, वश में होना। भाई ये सारा कहते हैं ना, ये मेरे जितने भी फ्रेंड है मेरी मुट्ठी में हैं, है ना, वश में होना। उसके बाद क्या कहा है इन्होंने, राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ मतलब कि राई छोटी सी चीज़ की छोटी सी बात है, लेकिन इतना बड़ा इशू उसका क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे है मतलब कि बहुत छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, वो हो जाता है राई का पहाड़ बनाना। उसके बाद है लकीर का फ़कीर होना। बिल्कुल आपकी जो पुरानी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनके ऊपर ही चल रहे हो आप, है ना। उसके बाद है होश उड़ जाना, बिल्कुल सरप्राइज़ होना, घबरा जाना। उसके बाद कहते हैं कि सिर उठाना, विरोध करना, है ना, लड़ाई करना। उसके बाद सिर पर सवार होना। क्या हो जाएगा, भाई ये तो मेरे सिर पे सवार हो गया, कहते हो ना, पीछे ही पड़ गया बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हंसी खेल समझना। क्या होता है हंसी खेल समझना, कुछ समझ ही नहीं रहा तो है ना, साधारण काम समझ रहे हो, छोटा सा काम समझ रहे हो, बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद है हवा लगना, प्रभाव पड़ना। बहुत बार इस मुहावरे का यूज़ किया जाता है, कहाँ पर, हॉस्टल्स में, जब आपकी नई नई कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है तो क्या होता है, जब बच्चे आते हैं क्लासेस में, तो कोई लड़की है या कोई भी लड़का है, पहले तो वो सिंपल से कपड़े पहन के आएगा या कुछ भी है, फिर जब वो थोड़ी सी फैंसी से कपड़े पहन के आएगा तो अब क्या कहोगे, भाई हवा लगी इसकी तो, कॉलेज की है ना, हवा लगी इसकी तो, कहते हो ना। तो वो है हवा लगने का यहाँ पे मतलब, बहुत बार यूज़ करते हो आप लोग। अब क्या कहा इन्होंने, हाथ साफ करना। भाई बेईमानी से काम कर रहे हैं। उसके बाद है हाल पतला, हाल, भाई ये हाल नहीं है, हाथ आएगा, हाल पतला होना, हाथ यहाँ पे आएगा, हाथ पतला होना, तो होता दयनीय दशा होना। उसके बाद है हुलिया तंग होना। हुलिया तंग होने का यहाँ पे मतलब होता है परेशान होना। उसके बाद हुलिया बिगाड़ देना। बहुत बार लड़ाई में आप लोग कहते हो तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा मैं, वरना तो बैठ जा आराम से, कहते हो ना। तो हुलिया बिगाड़ देना होता है कि दुर्गति करना, उसका काम तमाम कर देना, मतलब समझ जाओ बात को। यहाँ पे कहता है अगला मुहावरा, कहता है कि होश संभालना। होश संभालना कि मैंने जब से होश संभाला है तो मैं, समझ जाओ आप। होश संभालने का यहाँ पे मतलब है कि सयाना होना। वाक्य में प्रयोग इसका कहता है कि उसका होश संभालते पिता का स्वर्गवास हो गया। आप कुछ भी वाक्य में प्रयोग इसका कर सकते हो।
जैसे जब मैंने जैसे ही मैंने होश संभाला और मेरे पिता ने काम करना ही छोड़ दिया, है ना। जो ड्यूटी है, ड्यूटी पे जाना, जो हमारा बिजनेस है उसको संभालना ही छोड़ दिया, है ना। तो ऐसे आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद कुछ लोकोक्तियाँ कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि मुहावरों का अर्थ क्या होता है, लोकोक्तियों का अर्थ क्या हो। मैंने बहुत बार एग्जाम से क्वेश्चन देखे हैं कि लोकोक्तियाँ क्या होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ लोकोक्तियाँ होती क्या हैं। लोकोक्तियों का जो जनरल मीन होता है वो होता है जो लोक अनुभव पर आधारित उपवाक्य होते हैं, जो लोगों द्वारा एक्सपीरियंस किए जाते हैं, लोगों द्वारा बोले जाते हैं, ये होती है लोकोक्तियाँ। मतलब कि जो लोकोक्तियाँ होती है, जो सुनने वाला होता है उसके हृदय पर कैसा ये तीखा प्रभाव डालती हैं, है ना। बात तो हम ठीक है पॉजिटिव कह रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, अगले बंदे के ऊपर डिपेंड करता है वो ले कैसे रहा बात को। तो ये श्रोता सुनने वालों के हृदय पर कैसा तीखा और गहरा प्रभाव डालती हैं लोकोक्तियाँ। तो जो लोकोक्तियाँ भाई वो पुराने टाइम से चली आ रही हैं और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसकी बहुत महत्वता है। और जो जनरली बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं। अब देख लेते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ, जैसे कि अंधों में काना राजा। क्या होगा इसका, अंधों में काना राजा बताओ। गुणहीन लोगों में थोड़े गुण वाला भी बहुत व्यक्ति गुणवान माना जाता है। उसके बाद क्या कहता, अंधा क्या चाहे दो आंखें। जब बिना किसी प्रयास के इच्छित वस्तु मिल जाती है, जो आप चाहते हो वो मिल जाती है बिना किसी मेहनत के ही। जैसे आपने मेहनत नहीं की और आपको सरकारी नौकरी मिल गई, तो बताओ अंधा क्या चाहिए दो आंखें, है ना। उसके बाद अधजल गगरी छलकत जाए। यहाँ पे मतलब क्या होगा, अधजल मतलब कि आधा, क्या अधूरी योग्यता और कम क्षमता का व्यक्ति बहुत ही इतराता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मटका है, मटके में आधा मटका पानी का भर के लेके आते हो तो वो उछलता है, समझ रहे हो बात को, पानी उसमें से बाहर निकलता है। लेकिन जब आप उस मटके को पूरा भर के लेके आते हो पानी का, तो उसमें से पानी नहीं छलकता। तो यहीं पे इसका मतलब है अधजल गगरी छलकत जाए। अब क्या कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। के बहुत बार यूज़ किया होगा आपने, है ना, कि काम बिगड़ जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। उसके बाद क्या कहते हैं, अपनी करनी पार उतरनी। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अब क्या कहता, आ बैल मुझे मार, स्वयं ही मुसीबत खड़ी करना। उसके बाद कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। यहाँ पे क्या होगा कि भाई आम के तो पैसे मिल रहे हैं, साथ में गुठलियों के पैसे भी मिल रहे हैं, तो दोहरा लाभ, डबल उसको प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, इधर कुआं उधर खाई। दोनों और मुसीबत है, इधर तो कुआं है, दूसरी ओर खाई है, तो बता मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। उसके बाद कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोष अपना धमकाए निर्दोष को। क्या कहते हैं, उल्टा चोर मतलब कि चोर ने चोरी की, लेकिन चोर फिर कोतवाल को डांट रही है ना। चोरी तो मैंने खुद की, लेकिन मैं अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को डांट रही हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान। यहाँ पे क्या है, दुकान तो ऊंची है, ठीक है, मतलब कि नाम तो उस बंदे का बड़ा है, लेकिन जब मैं उस दुकान पे गया तो कुछ भी नहीं मिला, फीका पकवान है, कुछ भी टेस्टी खाना नहीं मिला वहाँ पे मेरे को। उसके बाद क्या कहते हैं, एक अनार सौ बीमार। अनार तो एक है भाई, अनार तो एक है, लेकिन चाहने वाले इतने हैं इतने हैं इतने हैं, किस किस को देंगे उस अनार को। उसके बाद कहता है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक तो वो करेला है, एक तो खुद ही वो कड़वा है, और दूसरा नीम चढ़ा, मतलब कि नीम भी तो कड़वा होता है ना, तो एक दोस्त तो था ही, दूसरा और लग गया। उसके बाद क्या कहते हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बहुत बार यूज़ किया जाता है। क्या होता है इसका मतलब, दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर है, कहाँ तो राजा है और कहाँ वो गंगू तेली है, तो दो व्यक्तियों की स्थिति, उनके सिचुएशन में बड़ा फ़र्क है। उसके बाद क्या कहते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब क्या कहा इन्होंने, देखो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब झगड़े का कारण जो उसका मेन कॉज है वही ख़त्म कर दिया, है ना। तो झगड़ा काहे को होगा जब झगड़े का कारण ही ख़त्म कर दिया। अब देखो इसका थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगी मैं। जैसे कि घर में टीवी के रिमोट के ऊपर लड़ाई होती है ना, तो आप ना उस रिमोट को ही फोड़ देते हो। फिर कहते हैं कि भाई जब रिमोट ही नहीं है, अब मैंने तो झगड़े का कारण ही ख़त्म कर दिया, कभी ये मांग रहा है कभी वो मांग रहा है, ले मैंने तो झगड़े का कारण ही ख़त्म कर दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब देखा देखी रंग तो बदलेगा ना। अब जैसे आपकी रूममेट, ठीक है, जैसे वो रहती है सहती है, आप उसको देख के नकल तो करोगे ना, उसके रंग में ढलने की कोशिश तो करोगे। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ। ओ भाई, खोदा पहाड़ को खोद रहे हैं, लेकिन मिला क्या, छोटी सी चूहियाँ, है ना। परिश्रम आपने इतना ज़्यादा करा, लेकिन उसका लाभ प्रॉफिट बहुत कम मिला है। उसके बाद क्या कहते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या कहते हैं, शर्मिंदा होकर दूसरे पर क्रोध निकालना।
उसके बाद इन्होंने क्या कहा, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर। इन्होंने देखो बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की है, बहुत अच्छी इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा है कि तेते पाँव पसारिए, उतने ही लंबे अपने हमें पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी हमारी शोर, मतलब कि शोर है, मतलब कि यहाँ पे मतलब है कि हमें खर्चा उतना ही करना चाहिए जितनी हमारी आमदनी है। आप लोगों के लिए भी ये लागू होता है, तो उतने ही आप पैर पसारिए जितना आपकी आमदनी है, फालतू खर्चा करने की कोई लोड नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, तबले की बला बंदर की सिर, तबले की बला बंदर के सिर, दोष किसी का सजा दूसरे को। अब कहता है धोबी का कुत्ता घर का ना काट का, बहुत बार यूज़ किया होगा ना, धोबी का कुत्ता घर का ना काट का, कहीं का ना रहना। जब वो घर पे गया तो घर पे कुछ ना, घाट पे गया घाट पे कुछ ना, है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना काट का। उसकी बात कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है, मैंने तो उचित न्याय करा भाई, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उसके बाद कहता है देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। इन्होंने कहा क्या, देखते हैं भाई क्या फैसला होगा। उसके बाद ये कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होती हैं। यहाँ पे मतलब क्या है कि दूर की बातें अच्छी लगती हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। न तो भाई मेरी शर्त पूरी होगी, न तो नो मन तेल होगा, न फिर काम बनेगा, न फिर राधा नाचेगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात। इन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि जो योग्य व्यक्ति है उसके लक्षण बचपन में ही प्रकट हो जाते हैं। जो होनहार व्यक्ति है, होनहार है, उसके पाँव कहते हैं ना, मतलब कि पूत के पाँव पालने में दिखने लग जाते हैं, कुछ ऐसी सी बात यहाँ पे है। अब कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या। इन्होंने क्या कहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है भाई। उसकी बात कहते हैं महू में राम बगल में छुरी। क्या कहते हैं, देखें देखने में तो बड़ा सज्जन व्यक्ति है, बड़ा सज्जन है, लेकिन हृदय में कितना कपट, कितना मैल इसके भरा हुआ है। उसके बाद क्या कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होए। क्या कहा इन्होंने कि पेड़ अगर आप बबूल का बोओगे तो आम कहाँ से उगेंगे उसके ऊपर, है ना। कहते कि जैसा आप लोग कर्म करोगे वैसे ही आपकी सजा मिल, मतलब कि जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी मतलब कि अच्छे कर्म करोगे तो क्या होगा, अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा भाई। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, मतलब कि सॉरी, इन्होंने क्या बोला है, दूसरों को उपदेश देने में सभी चतुर होते हैं। दूसरों को तो आप लोग उपदेश दे दोगे लेकिन खुद पे उसे अप्लाई नहीं करोगे, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत जाने पर सहायता करना व्यर्थ है। जब उसको सहायता थी जब तो आपने उसकी हेल्प करी नहीं, लेकिन जब टाइम चला गया, जब उसके अच्छे दिन आ गए, तब कह रहे हो कि भाई तेरे को हेल्प की ज़रूरत है, करूँगा अब हेल्प, है ना। उसके बाद इन्होंने कहा कब्र में पाँव लटकना, अंतिम समय उसका नशे का ना। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि घड़ी में तोला घड़ी में माशा चंचल मन। ये क्या कहते हैं भाई, देखो घड़ी में तोला घड़ी में माशा, ये कहते हैं कि चंचल मन होना। ठीक है, वो आप लोगों का बहुत होगा चंचल मन, है ना, कभी इधर कभी उधर, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, वो यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद क्या कहते हैं, चिराग तले अंधेरा होना। इसका मतलब क्या होता है, पास की चीज़ दिखाई ना पड़ना। चिराग तले अंधेरा, भाई चिराग नहीं चीज़ें लेकिन दिख नहीं रही है ना, पास की चीज़ कुछ दिखाई नहीं देती, दूसरों की चीज़ों पे बड़ी नज़र रहती है तुम्हारी। उसके बाद ये क्या कहा इन्होंने, चोर के पैर नहीं होते, चोर के पैर नहीं होते। भाई दोषी व्यक्ति अपनी आप फंसता है, कहते हैं ना भाई चोर के पाँव नहीं होते, कभी ना कभी तो वो चोर पकड़ा ही जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि छोटा मुँह बड़ी बात। अब भाई अपनी योग्यता से बढ़कर आप बात कर रहे हो, है ना, कर दिया छोटा मुँह बड़ी बात वाली। उसके बाद कहते हैं जितने महू उतनी बातें। भाई ये गांव में बहुत यूज़ होती है, जितने महू उतनी बातें। अनेक प्रकार की अफवाहें हैं ना, जितने महू होंगे उतनी वो बातें करेंगे। उसके बाद ये इन्होंने क्या कहते हैं, ढाक के 3 पात, फिर वही बात, है ना। अब क्या कहा इन्होंने, 3 में न 13 में कुछ भी महत्व नहीं है। अगला क्या कहता है, दोनों हाथों में लड्डू। ओहो भाई, दोनों हाथों में लड्डू होगी, दोनों हाथों में सरकारी नौकरी है, उसमें जाऊँ कौन से डिपार्टमेंट में ज्वाइन करूँ, है ना, दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके। अब कहते हैं कि पराया घर थूकने का भी डर। पराई घर में तो आपको डर रहता है ना, पराई घर में तो आपको चलने का भी डर रहता है ना। तो इन्होंने कहा है कि दूसरों के घर में संघर्ष तो रहता ही है। ये थे हमारे कुछ मुहावरे व लोकोक्तियाँ। अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छी सुंदर वीडियोस बनाने का, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कराने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या, और आज हम लोग करने वाले हैं सामान्य अशुद्धियाँ, जो आपकी जनरल हिंदी में
छोटा सा टॉपिक है सामान्य अशुद्धियाँ, उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, जिससे आपको ये पता लग जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताओ। अवर्जन है, आवर्जन है, आवर्जन है, आवर्जन है, बताओ क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आवर्जन, करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद है, शब्द का सही रूप कौन सा है? उज्ज्वल है, उज्ज्वल है, उज्ज्वल है, उज्ज्वल है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा उज्ज्वल। उज्ज्वल में 2 ये झ आती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वाक्य शुद्धि, मतलब कि 2 टाइप से अशुद्धियाँ होती है, एक तो वर्तनी में होती है, एक वाक्य में होती है। अब वाक्य में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, मुझे भारी दुख हुआ, मैंने कपड़े पहने हैं, मेरे प्राण संकट में हैं, हम पढ़े थे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्धि नहीं बतानी है, शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा होगा बताओ? यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा मेरे प्राण संकट में है। देखो, मुझे भारी दुख हुआ, ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? मुझे भारी दुख हुआ, भारी यहाँ पे नहीं आएगा, भारी की जगह यहाँ पे आएगा बहुत, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कपड़े पहने हैं, शुद्ध वाक्य में मैंने कोई शब्द नहीं होता, मैंने कोई भी वर्ड आपको दिखे तो वहाँ पे इनकरेक्ट कर देना, मैंने यहाँ पे कोई वर्ड नहीं होता है। उसके बाद हम पढ़े थे नहीं आएगा, हमने पढ़ा था, ठीक है। एक बार हम चल लेते हैं सिलेबस पर। ये हमारा सिलेबस है जनरल हिंदी का, जिसमें हम लोग विलोम शब्द कर चुके हैं, पर्यायवाची शब्द कर चुके हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हम करने वाले हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कर चुके हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ कर चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना टॉपिक। ये है कुछ, देखो अशुद्ध, और यहाँ पे शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। ये देखो, जैसे कि अध्ययन है, क्या है? अध्ययन। ये मतलब कि आपसे 4 कोई भी ऑप्शन दे देगा, ठीक है, उसमें से 1 करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होंगे, आपको बताना शुद्ध कौन सा है। तो अध्ययन है, कैसे लिखा जाएगा अध्ययन? इसका शुद्ध रूप क्या है? अध्ययन। यहाँ पे 2 बार ये आएंगे, अध्ययन। अनिष्ट है, क्या आएगा इसका सही? देखो यहाँ पे ध्यान दो, मिस्टेक किसकी है? ठ की और ट की मिस्टेक है, इसको हम पढ़ेंगे अब। अनिष्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? अनिष्ट आएगा। उसके बाद है अर्थात या अर्थात, किसकी अशुद्धि है? इसकी अशुद्धि है। अब कहता है कि अनभिज्ञ, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? अनभिज्ञ, ये वाली मिस्टेक है यहाँ पे। आशीर्वाद, क्या आएगा? आशीर्वाद, यहाँ पे ये वाली र नहीं आएगी, यहाँ पे आ पे आएगी, आशीर्वाद। यहाँ पे भी अभिष्ट, अभिष्ट। आध्यात्मिक, बहुत बार मतलब कि बहुत बार क्वेश्चन आता है, आध्यात्मिक नहीं होता, वो आध्यात्मिक होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक। आजीविका नहीं होता, क्या होता है? आजीविका होता है। अ और आ से संबंधित अशुद्धि है ये। अनाधिकार, अनाधिकार, यहाँ पे देखो अनाधिकार है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ नहीं आएगा, यहाँ पे अनधिकार, अनधिकार होता है करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा अनुघृत, अनुघृत नहीं होता, अनुघृत होता है। ये है आपके कुछ ऐसे शब्द। अब देख लिए वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ किस टाइप में होती है अशुद्धियाँ, ये देखते हैं। शुद्ध उच्चारण न करने के कारण वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। शब्दों में ध्वनियों की निश्चित व्यवस्था होती है, इसी निश्चित व्यवस्था अनुसार वर्णों को लिखने से वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। अगर हम सही से देखो, अगर हम सही से बोल रहे हैं, हम तो अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, लेकिन वो लिखने में अशुद्ध हो जाता है। जैसे कि अ और आ से संबंधित अशुद्धियाँ, अ और आ से संबंधित अशुद्धियाँ देखो, यहाँ पे आहार लिखा है, आहार नहीं होता, बोलने में आहार बोल देते हैं, लेकिन करेक्ट क्या होता? आहार होता है। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। यहाँ पे आ आएगा, यहाँ पे नहीं है, व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है। अत्यधिक, अत्याधिक, ठीक है। यहाँ पे आ नहीं आएगा, ये गलत है, यहाँ पे अत्यधिक होता, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। बोलकर देखो आप, तभी आपको समझ में आएगा। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है।
तो यहाँ पे अशुद्धि है ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ से रिलेटेड कुछ अशुद्धियाँ हैं, जैसे कि आयु और आयु। ठीक है, आयु नहीं होता है, यहाँ पे छोटे ऊ की आती है मात्रा आयु। ठीक है, छोटे ऊ की। यहाँ पे गुरु ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत यहाँ पे किसकी जो बड़ा ऊ छोटे ऊ की मिस्टेक है। पूजा, यहाँ पे पूजा में क्या आएगा, बड़ा ऊ आएगा। उसके बाद है ई और बड़ा ई से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि तिथि ऐसे नहीं लिखा जाता, तिथि कैसे लिखा जाता, तिथि लिखा जाता है। प्राप्ति ऐसे नहीं लिखा जाता, यहाँ पे आएगी प्राप्ति ऐसे लिखा जाएगा। आइए नहीं होता है, यहाँ पे छोटी ई आएगी, आइए होता है। परीक्षा में क्या आता है, बड़ी ई आती है, परीक्षा। पत्नी ऐसे नहीं लिखा जाता, पत्नी लिखा जाता है, ई पीछे ई आती है। मैंने आपको वर्तनी संबंधित नियम यहाँ पे नहीं कराए हैं। अगर आपको करने हैं वर्तनी संबंधी नियम कैसे लिखे जाते हैं, करेक्ट जो हमारी वर्तनी है कैसे लिखी जाती है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि हमें वर्तनी के नियम पढ़ने हैं, तो आप मेरे को बताना, मैं वो भी करा दूँगी। उसके बाद है ए और ए से संबंधित अशुद्धि, छोटी ए और बड़ी ए से संबंधित अशुद्धियाँ। चाहिए और चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे य नहीं आता, यहाँ पे क्या आएगा, ए आता है, चाहिए। भाषाएं नहीं लिखा जाता, क्या आएगा, भाषाएं लिखा जाता है। यहाँ पे ना जब मैं आपको MCQ क्वेश्चन कराऊंगी, PYQ कराऊंगी, उसमें आप जल्दी सीखोगे। उसके बाद है सेना और सेना। ठीक है, यहाँ पे 2 ए नहीं आएंगे, यहाँ पे सिंगल ए आएगी, सेना। ऐनक नहीं आता, ऊपर ए आती है, ऐनक। सैनिक, सैनिक ऐसा लिखा जाएगा। ऐच्छिक, देखो ऐच्छिक यहाँ पे ऐसे ऐच्छिक लिखा जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है र और री से संबंधित अशुद्धियाँ। देखो बोलने में तो ये सेम लग रही है, र और री बोलने में सेम है, लेकिन लिखने में मिस्टेक हो जाती है। ऋतु और ऋतु। ठीक है, ये र दोनों र हैं, ऋतु ऋतु, है ना। तो यहाँ पे लिखते हम, देखो अब आप देखो ऋतु लिखते कैसे हैं, ऋतु हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन वो गलत लिखते हैं। शुद्ध रूप क्या होगा, ऐसे लिखते हैं ऋतु। ठीक है, अब पृथ्वी ये गलत है, पृथ्वी लिखते हैं ऐसे। अब ऋण ऐसे लिखा जाता है, ऋण, है ना, ये वाली र आती है। ऋषि और ऋषि। ठीक है, कैसे आएगा, यहाँ पे ये वाली र आएगी। कृपया नहीं आता, कृपा आता है। क्रिया नहीं आता, यहाँ पे नीचे र आती है, क्रिया आती है। उसके बाद है जैसे कि व और भ, सेम सा लग रहा है बोलने में, व और भ, तो अशुद्धियाँ होती है व और भ में भी। कौन सी होती है, जैसे वृक्ष नहीं होता है, कहीं लिखते देते हैं व में एक छोटा सा मात्रा लगा देते हैं, उनका क्या ही घिस जाता है, लेकिन मात्रा नहीं लगानी है, वर्तनी गलत हो जाएगी। तो वृक्ष नहीं आता, क्या आता है, वृक्ष आता है। वन नहीं आता है, वन आता है। व्रत नहीं आता है, व्रत आता है। बोल देते, कहीं बोलते हैं व्रत रखा है मैंने, वो व्रत नहीं होता है, वो व्रत होता है। नवाब नहीं होता है, नवाब होता है। उसके बाद श और श से संबंधित अशुद्धियाँ बोलने में सेम लग रही हैं, लेकिन इसमें अशुद्धि है। क्या अशुद्धि है, निष्कपट। निष्कपट नहीं आता, ये वाला आधा श आएगा, ये वाला श आएगा यहाँ पे। ठीक है, विशेष ऐसे लिखा जाएगा, विशेष। परिषद ऐसे ये वाला श आएगा यहाँ पे, परिषद में। अब है कुछ ट और ठ से संबंधित अशुद्धियाँ। इसमें क्या आएगा, जैसे कि स्पष्ट, ये ठ नहीं आएगा, क्या आएगा, स्पष्ट आएगा। ऐसे ही अशुद्धियाँ करके देंगे वो आपको एग्जाम में, आपको करेक्ट करनी है। स्पष्ट नहीं आएगा, स्पष्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ न और न से संबंधित अशुद्धियाँ बोलने में तो सिमिलर लग रही है, न और न, है ना, न और न, लेकिन इसमें अशुद्धि हो जाती है। चरण नहीं आता, चरण आता है। चरण नहीं, चरण बोला जाएगा। कल्याण बहुत बोलते हैं, कल्याण, वो कल्याण नहीं होता, यहाँ पे न आता है, कल्याण। उत्तरायण नहीं होता है, उत्तरायण होता है। दक्षिणायन नहीं होता है, ये वाला दक्षिणायन होता है। क्या होता है, दक्षिणायन होता है। ये न नहीं आएगा, यहाँ पे न आएगा। गुण नहीं आता है, क्या आता है, गुण आता है। बोलने में आप क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं, गुण, वो गुण नहीं, वो गुण होता है, गुण। उसके बाद है श और श से संबंधित अशुद्धि। बोलने में तो ठीक है, सेम लग रही है, श श, क्या फ़र्क लग रहा है, लेकिन लिखने में अशुद्धि हो जाती है। शोर, शोर, ये वाला शोर यहाँ पे आएगा। कलश, यहाँ पे श नहीं आएगा, यहाँ पे स आएगा, कलश।
उसके बाद हम देख लेते हैं घ और घ से संबंधित अशुद्धि, जैसे विज्ञान। विज्ञान नहीं देखो, बोलने में तो विज्ञान लग रहा है, लेकिन विज्ञान नहीं आता, वो विज्ञान आता है। ज्ञानी, बहुत बोलते हैं ज्ञानी, ये नहीं आता, वो ज्ञानी आता है, ज्ञानी। अब है छ और छ से संबंधित अशुद्धि, जैसे कि क्षत्रिय नहीं आता, वो क्षत्रिय होता है। क्या होता है? क्षत्रिय, ये वाला करेक्ट हो जाता है। क्षमा नहीं होता, वो क्षमा होता है। अब यहाँ पे देखो लक्षण, बहुत बोलते हैं, बहुत क्या बोलते हो, इसका तो लक्षण ठीक नहीं है, वो लक्षण नहीं होता, वो लक्षण होता है, लक्षण। ठीक है। उसके बाद ये न है, न की जगह न आएगा, और आपका ये छ की जगह क्या आएगा? श आएगा, लक्षण। लक्षण, लक्ष्मण बोलते हैं बहुत, वो लक्ष्मण नहीं होता है, क्या होता है? लक्ष्मण होता है। अब संयुक्त व्यंजन जो आपके दो होते हैं ना साथ में, जैसे कि उज्ज्वल हमने पढ़ा था, झ, ये जो उज्ज्वल मतलब कि संयुक्त व्यंजन से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ होती है, जैसे कि उज्ज्वल है, बहुत बार पूछा जाता है ना। उज्ज्वल, एक झ आधा दे दिया, एक झ पूरा दे दिया, तो ये गलत है। कैसे आएगा करेक्ट? उज्ज्वल, दोनों झ आधे आधे आएंगे, उज्ज्वल। अब है प्रसंग या विभक्ति चिह्न लगाने का नियम। प्रसंग ये क्या होता है? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, सपदानु को पदान से, ये जो होते हैं ना विभक्ति चिह्न होती है, इनको प्रसंग भी बोलते हैं। जो आपके रिमेनिंग टॉपिक है वो रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, उसमें हम लोग कवर करेंगे जितने भी बच जाते हैं, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमें कुछ छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद वाक्य अशुद्धि देख लेते हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती है, वाक्य अशुद्धि होती है। ये कैसी होती हैं? जैसे कि ये वाक्य संबंधी जो अशुद्धि होती है, विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ होती है, वर्ण व मात्रा संबंधी अशुद्धि होती है, संख्या सर्वनाम विशेषण संबंधी अशुद्धि होती है। उसके बाद संधि संबंधी अशुद्धियाँ होती है, अनुस्वार व व्यंजन संबंधी अशुद्धि होती हैं। उसके बाद लिंग वचन संबंधी अशुद्धियाँ होती है, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ होती है। इस टाइप की अशुद्धियाँ वाक्य में होती हैं जो आपको पहचाननी है और करेक्ट करनी है। देख लेते हैं यहाँ पे अशुद्ध वाक्य क्या। देखो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, सेठ लक्ष्मी चंद को कंगालता के दुर्दिन देखने पड़ रही हैं। बताओ इसमें से आपको क्या अशुद्धि लग रही है? कंगालता है ना, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कंगालता को। कंगालता नहीं आएगा, क्या आएगा? कंगाली आएगा। सेठ लक्ष्मी चंद को कंगाली के दुर्दिन देखने पड़ रही हैं। उसके बाद है हमारा विभा ने मिठासता भरा गीत गाया। मिठासता नहीं होता, मिठास होता है। ठीक है। जैसे बुढ़िया ने अपना विलाप रोया। क्या विलाप रोया? विलाप थोड़े होता है, क्या होता है? दुखड़ा। बुढ़िया ने अपना दुखड़ा रोया। उसके बाद निरपराधी को नहीं सताना चाहिए। यहाँ पे करेक्ट क्या होता है? निरपराध को नहीं सताना चाहिए, जिसने अपराध ही नहीं किया उसको नहीं सताना चाहिए। आगे क्या कहता है? राहों के अन्वेषण बड़ी बाधाएं सहते हैं। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा राहों के अन्वेषी। अन्वेषण नहीं आएगा, अन्वेषण नहीं, अन्वेषी आएगा। राहों के अन्वेषी बड़ी बाधाएं सहते हैं। जैसे मैंने आज बाजार नहीं जाना। अशुद्धि कौन सी है? मैंने से संबंधित अशुद्धि है। मैंने आपको बताया था शुद्ध हिंदी में जो वाक्य संबंधी अशुद्धि उसमें मैंने कोई शब्द नहीं होता, मैंने नहीं आएगा, क्या आएगा? मुझे आएगा। मुझे आज बाजार नहीं जाना। जैसे मैं आज मेरे ऊपर कृपया कीजिए। जैसे क्या लिखा है? आज मेरे ऊपर कृपया कीजिए। मेरे नहीं होता है, क्या होता है? मेरे तो हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में मेरे बोलते हैं, लेकिन वो मेरे अशुद्ध होता है। मेरे नहीं क्या आएगा? मुझ। आज मुझ पर कृपया कीजिए। आगे क्या कहा इन्होंने? मजदूरों में रोष था इसलिए मजदूरों ने घेराव किया। मजदूरों नहीं होता है। देखो दो बार इन्होंने क्या लगा दिया? संज्ञा शब्द दो बार लगा दिया। मजदूरों दो बार लगा दिया। अब रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सर्वनाम यूज़ करते हैं, है ना। तो मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। क्या आएगा? उन्होंने घेराव किया। आगे क्या कहते हैं? पिताजी तुम्हारी याद आती है। पिताजी आपकी याद आती है। क्या यहाँ पे करेक्ट होगा? आपकी याद आती है। ठीक है। ये थे हमारे कुछ वर्तनी संबंधी और हमारे वाक्य संबंधी शुद्धि और अशुद्धि के कुछ क्वेश्चंस। ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसमें से हमारे जो वर्तनी संबंधी नियम है वो बचते हैं। अगर आपको वो करनी है तो मेरे को कमेंट में बता देना कि मेरे को करनी है ये सब, तो मैं करा दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या, और आज हम लोग करने वाले हैं समास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं।
ये है आप लोगों का सिलेबस, ठीक है। इसमें हम लोग विलोम शब्द कर चुके हैं, पर्यायवाची कर चुके हैं, समानार्थक कर चुके हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कर चुके हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ कर चुके हैं। आज हम करेंगे समास और फिर हमारा अगला टॉपिक होगा संधि। तो चलिए देख लेते हैं समास। मैं आप लोगों को समास बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, इस तरह पढ़ाने वाली हूँ कि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर समास से कोई क्वेश्चन आएगा, वैसे समास से 1-2 क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर इस क्लास को देखने के बाद भी आपको समास समझ में नहीं आए तो मेरा पढ़ाने का और आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखना। पहले तो हम ये देख लेते हैं समास होता क्या है। 2 या 2 से अधिक पदों के संयोग से बना हुआ पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसमें बोला गया है 2 या 2 से अधिक पद, ठीक है। अगर हम वर्ण बोलते हैं 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बना होता है, वो होती है हमारी संधि। और समास पदों के संयोग से मिलकर बना होता है। तो हम इसमें ये देख लेते हैं, जो समास होते हैं रचना में प्राय 2 पद होते हैं। कौन सा? एक तो हमारा पहला पद होता है, एक दूसरा पद होता है, ठीक है। दूसरे पद को उत्तर पद भी कहते हैं और पहले पद को पूर्व पद भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कौन सा समास का कौन सा पद है। उसके बाद ये कहते हैं, और समास से बने पद को जो पूरा का पूरा, जैसे कि हमारा निरोग है। जैसे निरोग क्या है? एक समस्त पद है। अगर हम निरोग का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? रोग रहित। अब ये कहते हैं समस्त पद, जैसे कि निरोग हमने लिया था, निरोग समस्त पद है, उसके अंगों को अलग करने की प्रक्रिया मतलब रोग रहित। निरोग का हमने संधि विच्छेद किया, समास का विग्रह किया, तो क्या बन गया? रोग रहित बन गया, है ना। तो अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है। और विग्रह करते हुए लुप्त व्याकरणिक शब्द पुनः दिखाई देते हैं। जब हमने विग्रह किया समास का, तो जो हमारे लुप्त छिप गए थे व्याकरणिक शब्द, वो दोबारा से फिर दिखाई देते हैं। उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि गंगा जल है। गंगा जल क्या एक समस्त पद है? बिल्कुल है। इसमें गंगा क्या है? वो पहले वाला पद है, और जल क्या है? उसका उत्तर वाला पद है, दूसरा पद है ना। समास विग्रह किया तो क्या बन गया? गंगा का जल बन गया। समास उत्पत्ति के आधार पर देखें तो कितने 6 भेद होते हैं। द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, क्रमधारय, द्विगु, ये 6 समास होते हैं। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है, समास के 4 पद भी बताए जाते हैं, समास के 6 पद भी बताए जाते हैं। तत्पुरुष समास के 2 पार्ट्स हैं, ये जो हमारा क्रमधारय समास है और हमारा द्विगु समास है, ये क्या है? तत्पुरुष समास के पार्ट हैं। तो इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि समास कितने टाइप के होते हैं। किसी बुक में 6 दे रखे हैं, किसी बुक में 4 दे रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये भाई राइटिंग आप लोगों को समझ नहीं आएगी ना, मैं बताती हूँ आपको। देखो, जो हमारा अव्ययभाव समास होता है, ये 6 हमारे समास होते हैं बेसिकली। जो अव्ययभाव समास होता है उसे पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। पहला पद प्रधान होगा। उसके बाद जो हमारा तत्पुरुष समास होता है उसमें कौन सा? दूसरा पद प्रधान होता है। क्रमधारय में फिर दूसरा पद प्रधान होता है। और जो हमारा द्विगु समास है, द्विगु जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, इसमें पहला पद संख्यावाची और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद जो हमारा द्वंद्व समास होता है, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और जो क्रमधारय समास होता है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो आप लोगों को एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, कॉमन मतलब कि अलग दिख रही है, यूनिक दिख रही है। यूनिक क्या है कि अव्ययभाव समास का सिर्फ पहला ही पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष का भी दूसरा पद है, क्रमधारय का भी दूसरा पद प्रधान है। उसके बाद द्विगु की बात करें तो इसका भी दूसरा पद, पहला पद संख्या होगा और दूसरा पद इसका संज्ञा होगा। द्वंद्व की अगर देखें, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अब डिटेल से इनको समझते हैं। एक सेकेंड। पहला क्या है हमारा? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या है कि समस्त पद के 2 खंडों में पहला खंड अव्यव होता है। जो समस्त पद मैंने आपको बताया कौन सा समस्त पद होगा, जैसे कि निरोग है, ये क्या एक समस्त पद है। तो इस समस्त पद के 2 खंडों में पहला खंड क्या होता है? हमारा अव्यव होता है और प्रधान भी होता है, तथा पूरा का पूरा समस्त पद
एक क्रिया विशेषण या अवयव की तरह कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं हम, अव्ययभाव समास कहते हैं। और पुनरुक्ति मतलब कि बार बार आने वाले सिमिलर शब्द, ठीक है, जैसे कि प्रतिदिन है, दिन दिन हो गया है ना, जो बार बार सिमिलर शब्द आते हैं उनसे बनने वाले समस्त पद भी समास के अंडर शामिल किए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यथाशक्ति, जैसे कि यथाशक्ति होगा शक्ति के अनुसार। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, दिन दिन, ये सिमिलर शब्द पुनरुक्ति से बने हुए हैं। भर प्लस पेट से क्या बन गया, भरपेट बन गया। यहाँ पे जैसे कि यथाशक्ति में यथा क्या है, एक अवयव है। प्रतिदिन में प्रति क्या है, एक अवयव है। उसके बाद हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास क्या कहता है कि जिस समासिक पद में दूसरे पद की प्रधानता होती है, कौन से, दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। देखो एक सिंपल सी अच्छे से ट्रिक बताती हूँ तत्पुरुष समास की। जहाँ पर आपको समझ ना आए कि इसमें समास कौन सा होगा, आंख बंद करके तत्पुरुष समास लगा देना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन तत्पुरुष समास से पूछे जाते हैं। इसके जितने भी हमारी ये विभक्तियाँ होती हैं, कारक चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से, सपदान को, अपदान से, अधिकरण में, पर संबोधन है, अरेव, जितने भी ये है ना, वो सारे के सारे तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, विभक्ति ही तो है। यश को प्राप्त, रचना को, मुँह को, शौक से, देश के, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, विभक्तियां हैं। तो तत्पुरुष समास क्या कहते हैं कि जिस समासिक पद में दूसरे पद की प्रधानता होती है, प्रधान कौन सा होता है, दूसरा पद होता है प्रधान, तथा जो विभक्ति चिन्ह है वो लुप्त हो जाती हैं, उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त हुआ। रचनाकार, रचना को करने वाला। महोतोड़, महु को तोड़ने वाला। शोकाकुल, शोक से आकुल। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये हमारा क्या है, तत्पुरुष समास है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, मज़ा भी आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास होता है, बताइए। अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, क्रमधारय है, द्वंद्व है, बताइए। प्रत्यक्ष बताओ, इसको तोड़ के देखो आप, प्रत्यक्ष कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पे पहला पद क्या है, अव्ययभाव है। पहला पद ये क्या बनेगा, प्रति बनेगा। तो प्रति क्या है, एक अव्यय शब्द है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, अव्ययभाव समास हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पंकज में कौन सा समास है। पंकज हमने पर्यायवाची में भी करा था। पंकज किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। पंकज देखो कितना फेमस हो रखा है नाम। तो पंकज में कौन सा समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, क्रमधारय है, बहुब्रीहि। बताओ भाई कौन सा होगा, जो पंकज में समास होगा बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब इन्होंने कहा किस समास में पहला पद प्रधान होता है, बहुत मैंने फोकस किया था इस शब्द के ऊपर, बताओ कौन सा होगा। इसमें हो जाएगा हमारा अव्ययभाव समास। सिर्फ एक अव्ययभाव समास ऐसा जिसमें पहला पद प्रधान होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन का बताओ आंसर क्या होगा। धर्माधर्म में समास कौन सा होगा, धर्माधर्म, धर्म प्लस अधर्म क्या होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, क्रमधारय होगा। क्रमधारय में तो विशेषण का लॉजिक बनेगा, तत्पुरुष में विभक्ति लोप हो जाएगी, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होगा, द्वंद्व में क्या होगा बताओ। द्वंद्व में दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे हमारे। तो यहाँ पे धर्म प्लस अधर्म क्या हो जाएगा, हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कि अन्न जल है तो अन्न और जल, 25 क्या होगा, 5 और 20। हरिहर जैसे हरि और विष्णु है ना, हरि और हर, ये क्या है, द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमारा क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में क्या होता है, जिस समासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्रमधारय समास कहते हैं। क्या होता है, जिस समासिक शब्द में उत्तर पद क्या होता है, दूसरा पद होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कहेंगे, क्रमधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद, जो पहले वाला पद है वो विशेषण होता है और दूसरे वाला पद क्या होता है, विशेष्य होता है। यहाँ पे ना मतलब कि जो हमारा क्रमधारय समास होता है उसमें है जो ये मतलब कि थोड़ा पहचानने की ट्रिक होती है। नील कमल, नीला है जो कमल, ये है जो है ना, ये पहचानने की थोड़ी ट्रिक होती है इनकी। क्या इन्होंने कहा है, नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पे नीला क्या है, नीला विशेषण है और कमल क्या है, ये विशेष्य है। विशेष्य किसका, नीला, मतलब नीला विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, कमल की विशेषता बता रहा है। जैसे कि पीताम्बर, पीले हैं जो वस्त्र हमारा विशेष्य है, पीले क्या है, विशेषण है। विशेषण क्या बताता है, विशेषता बताता है। समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, फिर मैं कुछ दूसरे तरीके से आपको पढ़ाऊंगी।
उसके बाद महासागर क्या होता है, महान है जो सागर, है ना। उसके बाद हमारा द्विगु समास है। द्विगु समास क्या कहता है, जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची होता है। याद कर लेना है, द्विगु और द्वंद्व इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। तो जो द्विगु समास होता है, द्विगु से मतलब कि इसे याद रखो, जो इस घ से याद रखो कि जो द्विगु है उसमें पहला पद संख्यावाची होता है। जहाँ भी पहला पद संख्यावाची आपको दिखा वहाँ पे आप द्विगु समास आराम से लगा के आना। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व, आप द्वंद्व को याद रखो कॉन्फ्लिक्ट से, कि द्वंद्व मतलब कि दो बंदों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई होगी, द्वंद्व हो गया। तो उस द्वंद्व से याद कर रखो कि दोनों पद इसके प्रधान होते हैं द्वंद्व के। और अब क्या कहता है, द्विगु समास पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। तो यहाँ पे त्रिदेव, त्रिदेव में क्या है, त्रि क्या है, तीन है, तीन देवताओं का समूह है ना। सप्त ऋषि, सप्त क्या है, सात है, सात ऋषियों का समूह। बस आपको तो पहला शब्द देख लेना संख्यावाची है कि नहीं है। सप्त दिख रहा है आपको, सात है मतलब, तो आपका आराम से आंख बंद करके लगाओ द्विगु समास। उसके बाद हमारा तिरंगा, आराम से आंख बंद करके क्या लगाना है आपको, क्या लगाना है, द्विगु समास लगाना है। तिरंगा यहाँ पे दिख रहा है, तीन रंगों वाला समूह। त्रिवेदी, त्रि दिख रहा है, त्रि तीन वेदों को जानने वाला। नवरत्न, नव नौ दिख रहा है आपको, है ना, संख्या पद दिख रही है आपको, तो नौ रत्नों का समूह क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास हो जाएगा। देखो पहले इसको कर लेते फिर बताती हूँ। द्वंद्व समास क्या होगा, जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या कहा, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम और कृष्ण, राम और कृष्ण, यहाँ पे जो हम समास का विग्रह करते हैं ना, तो विग्रह करने पर और शब्द बचता है ना। जैसे राम कृष्ण, और यहाँ पे ये डैश दिया होता है, यहाँ पे राम और कृष्ण क्या होगा, राम और कृष्ण। राजा रंग, दोनों पद प्रधान होते हैं, राजा और रंग दोनों ही प्रधान है, राजा और रंग। अन्न और जल। 25, 5 और 20, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। जैसे कि द्विगु में तो क्या है, पहला पद संख्यावाची है, सिर्फ पहला पद संख्यावाची होगा द्विगु में। और द्वंद्व में जैसे कि 25 है तो 5 और 20, ये तो दोनों ही पद प्रधान है, 5 और 20 दोनों ही पद संख्यावाची है, तो दोनों पद जिसमें संख्यावाची हो वहाँ पे द्वंद्व कर सकते हैं आप। हरिहर क्या होता है, हरि और हर। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। यथा साध्य में कौन सा समास है, बताओ कौन सा होगा। आपको क्या दिख रहा है, यथा क्या दिख रहा है, यथा मेरे को तो अव्ययभाव दिख रहा है ना, अवयव दिख रहा है पहला पद, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अव्ययभाव समास है। चतुर्वेद, बताओ कौन सा समास होगा, दिख रहा है मेरे को तो चतु दिख रहा है, चतु का मतलब 4 होता है, तो मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कौन सा समास होगा बताओ, अभी भी पढ़ के आए हो। यहाँ पे द्विगु समास होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद नाक कान में कौन सा समास होगा, मेरे को तो ये दोनों पद क्या प्रधान दिख रहे हैं, नाक भी प्रधान है और कान भी प्रधान है, तो कौन सा समास होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, अव्ययभाव होगा, तत्पुरुष होगा, बताएं कौन सा होगा। तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, इसके दोनों ही पद प्रधान हैं। उसके बाद बताओ एक दंत में समास कौन सा होगा, मेरे को तो ये एक दिख रहा है बस, और मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा आगे पीछे, एक दिख रहा है, तो आंख बंद करके क्या लगाना है आपको, क्या लगाना है, द्विगु समास लगाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, बताओ कौन सा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव में तो पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में कौन सा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। क्रमधारय में कौन सा, दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है ना। द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बहुब्री में कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता। अब देख लेते हैं बहुब्री समास। बहुब्री समास क्या होता है, इस समासिक पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता बेचारा, बल्कि दोनों पद मिलकर क्या करते हैं, एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। बोले तो योगरूढ़ टाइप के ये शब्द होते हैं, योगरूढ़ जितने भी शब्द होते हैं, यौगिक, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, जितने भी शब्द होते हैं ये योगरूढ़ वाले, वो बहुब्री समास के अंडर कवर होंगे हमारे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ क्या होता है, नीला है कंठ अर्थात सिर्फ। अब ये क्या, नीलकंठ क्या, नीला है कंठ जिसका, यहाँ पे खत्म हो गया, अर्थात कौन है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है भाई, हमें नहीं पता किसका नीला कंठ है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, शिव। यहाँ पे कोई और ही अर्थ प्रधान है, बात को समझ रहे हो, ठीक है।
इन दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, लेकिन ये दोनों जो पद है ना, ये नीलकंठ, नीला है जो कंठ जिसका, ये दोनों पद मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नया ही अपना मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। मुरारी क्या होगा, मुर के अरी, ठीक है, मुर के अरी कौन होते हैं, मुरारी होते हैं, अर्थात कृष्ण होते हैं। त्रिलोचन, यहाँ पे त्रिलोचन में आप द्विगु समास टिक करके मत आ जाना, थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है आपको, है ना। त्रिलोचन क्या होगा, तीन लोचन है जिसके, अर्थात शिव। वज्रांग क्या होगा, जिनका अंग वज्र का है, अर्थात बजरंग। अब देख लेते हैं समास विग्रह, जो कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये है आपका समास, जैसे कि वज्रांग क्या है, ये आपका समास है, और जब आप इसको खोल के लिखते हो ना, वो क्या हो जाएगा, आपका समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को समास समझ में आई है तो आप इसका आंसर जरूर दोगे। जैसे कि वक्रतुंड गणेश में समास बताना है, और सिंह वाहिनी दुर्गा में कौन सा समास है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, इनका जो आंसर होगा मतलब कि एक ही होगा, समझ रहे हो, मतलब समास जो है वो एक ही है, इन दोनों में आपको बताना है कौन सा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या, और आज हम लोग करने वाले हैं जर्नल हिंदी। जर्नल हिंदी में भी हम क्या करने वाले हैं, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कैसे हमने थोड़ा टाइम लगाकर अपने पैराग्राफ को सॉल्व करना है। जैसे कि आपको पता है, इंग्लिश में भी एक पैराग्राफ आएगा कि नहीं, हिंदी में भी एक पैराग्राफ आएगा, और आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा टाइम भी उस पर नहीं लगाना है। तो कम टाइम में आप पैराग्राफ को सॉल्व कैसे करोगे, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। 2 तरीके मैं बताने वाली हूँ आपको, तो ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, बताओ क्या करना है, मोटिवेट होना है ना। इस वीडियो को अगर देखने आए हो तो आप अपने एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल सीरियस हो, है कि नहीं। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, खुश रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी करनी है। जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेटेड करती हूँ हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में, तो ऐसे ही आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मुझे मोटिवेट करें। और आप मुझे मोटिवेट कैसे करोगे, आप लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके आप मुझे मोटिवेट करोगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, आप एग्ज़ाम में बैठे हो, एग्ज़ाम आपका क्रैक होने वाला है जब आप एग्ज़ाम दोगे, तो ठीक है। आपके एग्ज़ाम में ये पैराग्राफ आया हुआ है, आपको इस पैराग्राफ को देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, 30 से 60 सेकंड तक। ये मैं आपको तरीका नंबर 1 बता रही हूँ, ठीक है, तरीका नंबर 1 है ये। तो आपको इस पैराग्राफ को देखना है, इसमें लिखा क्या हुआ है। 30 से 60 सेकंड, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आपको 1 मिनट तक आपको ये पैराग्राफ देखना है। बस ये देखना है इस पैराग्राफ में लिखा क्या हुआ है, आपको समझ में आए ना आए, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आपको इस पैराग्राफ को देखना है एक बार, इसमें लिखा क्या हुआ है, किस चीज़ से रिलेटेड ये पैराग्राफ मेरे को दिया गया है। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मैपल की यहाँ पे बात की गई है, एक पेड़ की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है, आपको देख लेना ये। उसके बाद आपका सेकंड काम क्या होगा, फिर आना है आपको क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चंस को आपको पढ़ लेना है। अगर आपके एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जनरली तो पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कई बार एग्ज़ाम्स में 4 क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं। 3 तो मेरे को नहीं लगता, मैंने देखे नहीं है 3 तो, कभी 4 क्वेश्चन तक देते हैं पैराग्राफ के। तो ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं पैराग्राफ के, तो आपको चारों क्वेश्चन एक बार देख लेने हैं, उनके ऑप्शंस देख लेने हैं, ठीक है। उन पर निगाह अपनी मारनी है एक बार अच्छे से, बिल्कुल करेक्ट, कहीं आगे पीछे नहीं देखना, सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना है आपको। तो ठीक है, आपने अपने चारों के चारों क्वेश्चन देख लिए। अब देखने के बाद आपको करना क्या है, अपने साइड में जो रफ जगह मिलेगी आपको, वहाँ पर ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मिनट रुको भाई, ये आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पहले वाले क्वेश्चन का कीवर्ड लिख लेना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका कीवर्ड देख लेना है जो उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद ऑप्शंस पे निगाह मारनी है, ऑप्शन में जो कीवर्ड दिए गए हैं वो आपको लिख लेने हैं। अगर आपकी मेमोरी कुछ ज़्यादा ही शार्प है तो रहने देना। उसके बाद फिर आपको आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका कीवर्ड लिखना है। उसके बाद उसके ऑप्शन देख लेने हैं एक बार, अगर मेमोरी शार्प है तो अपनी मेमोरी में बिठा के रखो। फिर तीसरा क्वेश्चन देखना है, उसका कीवर्ड लिख लेना है, फिर ऑप्शंस देखने हैं। फिर चौथा
आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसके कीवर्ड आपको लिख लेने हैं, और आपको फिर ऑप्शंस देखने हैं। ये काम हो गया आपका। ये इस काम में लगेंगे आपको 1 से 2 मिनट। उसके बाद फिर से आपको इस पैराग्राफ पे आना है। इस पैराग्राफ पर आने के बाद आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल एक एक लाइन आपको पढ़नी है। फिर आपको देखना है कि मेरा जो क्वेश्चन था उसमें ये बात कहाँ पे कही गई है, ठीक है। फिर आपको ऐसे मिला लेना है। देखो जैसे यहाँ पे बात की गई है, इस पैरा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जनरली तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्या कहना चाहता है कवि इस पैराग्राफ में, कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। तो जब आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया तो आपको पता लग जाएगा कि उद्देश्य क्या है इसका। ये सिर्फ एक मैपल के पेड़ की आप बात यहाँ पे की गई है यहाँ पे, तो ठीक है। उसके बाद आपको पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको आंसर आराम से मिल जाएंगे, आपको इतनी ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो है आपका पहला तरीका, ठीक है, ये पहला तरीका है। अब दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूँ तो आपको दूसरे तरीके में क्या करना है, जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ होगा उस पैराग्राफ को आपने ध्यान से देखना है। उस पैराग्राफ के कीवर्ड्स जो आपको लग रहे हैं हाँ इम्पोर्टेंट है, उसके कीवर्ड्स आपको एक साइड में लिख लेनी है, ठीक है। छोटे छोटे से अपना कीवर्ड्स जिससे आपको याद रहे कि हाँ ये चीज़ पूछी गई थी पैराग्राफ में, तो वो आपको लिख लेनी है एक साइड में। तो वो लिखने के बाद फिर आपको जाना है ऑप्शंस के ऊपर। फिर ऑप्शन को आपने पढ़ना है, एक एक को पढ़ना है। फिर आपको पता लग जाएगी हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, यहाँ पे ऊपर यहाँ से देखो यहाँ पे उसकी लाइन दी हुई है। फिर आप फिर पैराग्राफ पे आओगे। ये है आपके 2 तरीके जिनसे आप पैराग्राफ को ईजिली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए इस पैराग्राफ को हम देख लेते हैं एज अ सैम्पल के तौर पर। तो आपका पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि सकरा मैपल मूलतः कठोर वृक्ष है। यह वृक्ष औसतन 100 फीट लंबा और 4 फुट चौड़ा होता है। सकरा मैपल व्यावसायिक रूप से इसके रस के लिए महत्वपूर्ण है, जो मैपल सिरप बनाने में प्रयोग किया जाता है। 2 पूर्वोत्तर राज्य वर्मोंट और न्यूयॉर्क सकरा मैपल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। कनाडा के क्यूबेक प्रांत में मैपल सिरप का वार्षिक उत्पादन 2.5 मिलियन गैलन से भी अधिक है। शुद्ध मैपल सिरप बनाने के लिए सर्दियों या वसंत ऋतु के अंत में पेड़ के तने में छिद्र किए जाते हैं। कुछ अवधि के बाद पानी के जैसा पौधों का रस रचने लगता है। इन छेदों में प्लास्टिक की टोंटियाँ फिट कर दी जाती है। बाद में एकत्रित रस को ट्यूबों के माध्यम से शक्करा घर में रखे टैंक में स्थानांतरित किया जाता है। फिर रस को उबलने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। उबलने में रस में महक और रंग में उत्तमता आ जाती है। उबलते उबलते जब रस अपने 65 से 66% तक रह जाता है तो उसको छान लिया जाता है। इसका विपणन किया जाता है। हालांकि सुपरा मार्केट में उपलब्ध रस साधारणतः शुद्ध नहीं होता है, उसके कई प्रकार के योगज होते हैं। शुद्ध मैपल का रंग सुनहरी शहद के हल्के भूरे रंग के बीच कुछ भी हो सकता है। 1 गैलन शुद्ध मैपल का रस उत्पादन करने के लिए 35 से 50 गैलन रस की आवश्यकता होती है। मैपल का वृक्ष अपनी मजबूती और परिष्कृत संरचना के अलावा फर्नीचर, लकड़ी के फर्श, बक्से आदि बनाने में भी काफ़ी उत्तम माना जाता है। अब बताओ कुछ समझ में आया इस पैराग्राफ में? काफ़ी लंबा पैराग्राफ है तो ऐसे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे भाई क्या तो कहा गया था, कहाँ पे कौन सी लाइन है। इससे आपको अपने छोटे से नोट्स बना लेनी है इस पैराग्राफ की। उसके बाद आपको चलना है क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, इस पैराग्राफ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैपल शरबत बनाने की आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करता है, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात तो हमने कहीं देखी भी नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, मैपल शरबत के मुख्य उत्पादकों की संख्या सूची तैयार करता है, ऐसी भी कुछ बात इससे नहीं कही है। उसके बाद क्या कहता है, मैपल सिरप को तैयार करने की विधि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हाँ ये हमें लग रहा है इसके बारे में बताया गया है, विधि के बारे में बताया गया है। अब डी ऑप्शन क्या कहता है, फर्नीचर और अन्य उत्पादों में मैपल की लकड़ी के उपयोग पर चर्चा की गई है। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। यहाँ पे क्या कहा है, यह एक सामान्य निष्कर्ष सवाल है। अधिकांश पैरा में मैपल सिरप बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से लेखक ने किस वस्तु या अवयव को प्रभावित किया, मैपल के वृक्ष को, टैंक को, योगस को, फर्नीचर को। तो बार बार जिक्र मैपल के पेड़ का ही हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है मैपल का वृक्ष यहाँ पे आंसर आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पैरा के अनुसार पौधों से रस के रचने के लिए आदर्श अवधि कौन सी होती है। बताओ इसमें से आपका ये ए करेक्ट हो जाएगा, शरद ऋतु का अंत और जो वसंत ऋतु का स्टार्टिंग। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से सिवाय एक के सभी रस के उबलने के बारे में सत्य है। यह रंग को निखारता है, यह महक में वृद्धि करता है, यह संक्रांत सामग्री में वृद्धि करता है, यह रस की सेल्फ लाइफ को कम कर देता है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा।
अब मैं आपको बता दूं क्या होता है जब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हम बोर होने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ने की आदत नहीं होती है ऐसे लंबे लंबे पैराग्राफ्स। तो स्टार्टिंग में तो हम थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं, पढ़ते हैं पैराग्राफ को, लेकिन उस पैराग्राफ के लास्ट तक क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं तो क्वेश्चंस हमारे सॉल्व नहीं हो पाते। हालांकि हमें पता है कि हमने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ा, 2-3 बार भी उसको पढ़ा, लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं निकलते उसके, ठीक है, तो ये इशू रहता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपको एक जगह नोट डाउन कर लेना है ताकि आप पैराग्राफ को अच्छे से सॉल्व कर पाओ, क्योंकि इंग्लिश में भी एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, हिंदी में भी एक अपठित गद्यांश है, तो इसको तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको नंबर नहीं काटने, आपको जॉब लेनी है, आपको अपनी एक सेट पक्की करनी है, बस आपका ये अल्टीमेट टारगेट रहने वाला है। तो चलिए बस आज की वीडियो हमारी इतनी ही है। अगली वाली जो वीडियो है उसमें हम हिंदी जो हमने कंप्लीट कर ली है उसकी हम जो PYQ है, MCQ है, उनको लेकर चलेंगे, उससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बूस्ट अप हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या, और आज हम लोग करने वाले हैं संधि वाला टॉपिक। ये है आपका जनरल हिंदी का पूरा सिलेबस, जिसमें हम संधि आज करने वाले हैं। समास कर चुके हैं, विलोम शब्द कर चुके हैं, पर्यायवाची शब्द कर चुके हैं, सामान्य अशुद्धियाँ कर चुके हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कर चुके हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ कर चुके हैं, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने नहीं देखी वो जाके जरूर देख ले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं संधि। तो चलिए हम लोग संधि स्टार्ट कर लेते हैं। तो संधि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी, आपकी जो नेगेटिविटी है, ठीक है, एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम क्रैक होगा नहीं होगा, आगे क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सारी नेगेटिविटी थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख दो। बस ये फोकस करना है कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है ना। जब और लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आपको अपनी सिर्फ एक सीट लेनी है, फालतू कितनी वैकेंसी है, क्या कितने फॉर्म फिल हुए हैं, इससे तो आपको कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। बस आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं क्या संधि। तो देखो, पहले आपको थोड़ा सा बेसिक करा देती हूँ मैं। संधि में मैं आपको रूल भी पढ़ाऊँगी, साथ में शॉर्ट ट्रिक भी कराऊँगी। मुझे पता है मोस्ट ऑफ बच्चे ट्रिक पे करते हैं काम, कि थोड़ी हमें शॉर्ट ट्रिक पता लग जाए संधि की, जिससे हम इजीली संधि को निकाल पाएँ। और मोस्ट ऑफ बच्चों को संधि नहीं आती है, इसलिए वो शॉर्ट ट्रिक पे फोकस करते हैं। तो इसमें मैं आपको रूल भी कराऊंगी, जो बच्चे रूल पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी कराऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो ये देखो, शरणागत, शरण प्लस आगत, क्या है, शरण प्लस आगत, भाई क्या हो गया ये, देखो शरण प्लस आगत से मिलकर क्या बना हुआ है, शरणागत बना हुआ है। तो पहले तो ये चीज़ समझो, वर्णमाला में मैंने आपको बताई भी थी, जिस भी शब्द के पीछे, मतलब कि व्यंजन शब्द के पीछे हलंत लगा हुआ है, तो आपको समझना है ये बिल्कुल प्योर व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है। और जिस भी वर्ण के पीछे हलंत नहीं लगा हुआ तो उसमें स्वर मिक्स होता है। संधि में बहुत काम आने वाली है ये चीज़ें। तो देखो, शरणागत, ण में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, तो अ प्लस आ से मिलकर ये संधि बनी हुई है। कौन सी संधि है, ये हमारी दीर्घ संधि है, ठीक है, शरणागत। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है, आ दिख रही है, ठीक है, आ, शरणागत। जहाँ पे आ वाला साउंड आता है, आ का, ठीक है, वहाँ होती है हमारी दीर्घ संधि। और जहाँ जिस भी शब्द में आपको एक मात्रा लगी हुई दिखे, मतलब किसी भी शब्द में आपको एक मात्रा जहाँ पे दिखती है, तो वहाँ पर आपका गुण संधि होता है। जहाँ जिस शब्द में आपको 2 मात्राएं लगी हुई दिखती हैं, वो हमारा वृद्धि संधि होता है। क्या होता है, वृद्धि संधि। इस पेज पे समझाती हूँ, देखो, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं पहले हम। देखो, दीर्घ संधि में क्या होगा, दीर्घ संधि में आ, ई, बड़ा ई और बड़ा ऊ, ठीक है, ये बड़े सारे दीर्घ में आ जाते हैं। आ, ई, बड़ा ई है और बड़ा ऊ है, आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये है। जिस भी शब्द में आपको ये वाली सेंस आए, आ की सेंस आए, तो वहाँ पे होता है हमारी दीर्घ संधि। और जिस भी शब्द में आपको जो ये हमारा ए है, ठीक है, ए है और बड़ा ओ है, ये मात्राएं दिखे, मतलब कि मात्राएं कौन सी लग जाएंगी, 2 मात्राएं हमारी लग जाएंगी। तो जिस भी शब्द में आपको 2 मात्राएं लगे, तो आँख बंद करके आपको टिक करना है कि वृद्धि संधि है यहाँ पे।
और जिस भी शब्द में आपको एक मात्रा दिखे, सिर्फ ये वाली एक मात्रा दिखे, तो वहाँ पे हमारी गुण संधि होती है। और यण संधि में क्या होगा, आपका जो आधा वर्ण होगा, कोई भी आधा वर्ण, उसके बाद आपका क्या होगा, य या व, या व से पहले आधा वर्ण होगा, वहाँ पर हो गया आपकी यण संधि। अगर मैं अयादी की बात कर लूँ तो अयादी में क्या होगा, आपको शब्दों में सेंस आएगी, अय, आय, आव की सेंस आएगी। ठीक है, तो ये है आपकी स्वर संधि। स्वर संधि के कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं स्वर संधि के। दीर्घ संधि, गुण संधि, हमारी वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि, ये होते हैं हमारे स्वर संधि के पार्ट। फिर हमारी व्यंजन संधि आती है, जिसमें घोष व्यंजन संधि होती है, अघोष व्यंजन संधि होती है, फिर हमारी विसर्ग संधि होती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, रूल भी देखेंगे और जो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है वो भी देखेंगे। तो पूरी वीडियो देखनी है, तभी आपको संधि समझ में आएगी। आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के होने वाले हैं, है ना। तो देखो, ये है हमारा एग्जाम्पल, जैसे शरणागत, शरण प्लस आगत। तो इसमें जो ये शब्द है सार्थक होना चाहिए, ये शब्द भी सार्थक होना चाहिए, ये है संधि की कंडीशन। उसके बाद जो हमारा पहला शब्द है, या तो वो उपसर्ग हो, दूसरा शब्द हमारा सार्थक हो, या फिर पहला शब्द क्या होगा, हमारा सार्थक होगा, दूसरा शब्द हमारा उपसर्ग होगा। उसके बाद या तो पहले उपसर्ग हो या फिर हमारा प्रत्यय हो। तो ये 4 कंडीशन होती है संधि की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सार्थक, जो मैंने आपको बताया है ये लिखा हुआ है, ये 4 कंडीशन होती है संधि की, तभी वो संधि वैलिड होगी। तो चलिए देख लेते हैं स्वर संधि क्या होती है। तो 2 स्वरों के मेल में जो परिवर्तन या विकार होता है तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखो, आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल यही था जो मैंने आपको बताया, शरणागत वाला एग्जाम्पल आपको करना है। उसके बाद अगर व्यंजन संधि की बात करूँ तो व्यंजन में क्या होगा, पहले शब्द के अंत में यदि व्यंजन हो, दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में व्यंजन या स्वर हो, तो दोनों शब्दों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। और हमारा जो विसर्ग संधि होता है, विसर्ग में स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में आपको याद करना है, ये वाले सिंबल बने होंगे विसर्ग संधि में। तो एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो हमारी स्वर संधि पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक प्लस रूल दोनों ही कराने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं हम। देखो, ये है हमारी स्वर संधि। स्वर संधि में हम सबसे पहले करने वाले हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का रूल क्या है, दीर्घ संधि में आता है हमारा आ और बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये वाले आते हैं हमारे स्वर संधि में। तो जैसे नियम प्लस अनुसार, क्या हो गया, नियम अनुसार। ठीक है, इसमें क्या किस चीज़ का मिलन हो रहा है, अ प्लस आ के मिलने से आ बन रहा है। आपको देखो ये चीज़ ध्यान रखने, देखो यहाँ पे क्या है, नियमानुसार आ और शंकर प्लस आचार्य आ। ठीक है, यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है, आ की साउंड आ रही है। इसी को मैं आगे ट्रिक भी बताऊंगी इसकी, जो हम पीछे करके आए हैं। तो देखो इसका रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि पहले शब्द के अंत में अ या आ और दूसरे शब्द के आरंभ में अ या आ हो तो उनमें जो संधि है वो आ हो जाती है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको ए प्लस ए, ठीक है, पहले भी ए और जो दूसरा शब्द के स्टार्टिंग में भी अ है, ए प्लस आ या आ प्लस ए या आ प्लस आ हो तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो मिलकर आ बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यथा प्लस अर्थ यथार्थ, विद्या प्लस आलय विद्यालय, यहाँ पे आ का साउंड आएगा दीर्घ संधि में। और दीर्घ संधि का दूसरा रूल क्या कहता है, पहले हम रूल पे ही चलते हैं। देखो, ई प्लस बड़ी ई प्लस छोटी ई, और दोनों ही बड़ी ई मिलकर क्या बनाती है, ये ई बनाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये बड़ा ऊ रूल क्या कहता है, देखो पहले शब्द के अंत में ऊ या फिर बड़ा ऊ हो और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में ऊ या फिर बड़ा ऊ हो तो दोनों स्वरों की संधि को बड़ा ऊ हो जाता है। समझ रहे हो कुछ? देखो आपको, देखो यहाँ पे मैं ट्रिक दिखाती हूँ आपको। देखो स्वर संधि क्या होगी, 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो आपकी जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, ये है आपकी ट्रिक। ठीक है, देखो आ ई बड़ा ऊ यहाँ पे आएगा,
देखो आपको आ और ई और बड़ा ऊ, जिस भी ये वाले शब्द हैं आपके, जिस भी शब्द में आपको बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ दिख जाए तो वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होती है। आंख बंद करके आपको दीर्घ संधि ट्रिक करनी है, लेकिन कई बार अपवाद भी हो जाता है, इसलिए मैं आपको रूल पढ़ा रही हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, दिव्या है, दिव्या शास्त्र है, तो दिव्या आ का साउंड आ रहा है देखो। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नयनाभिराम, क्या लिखा हुआ है, नयनाभिराम, इसमें नयना है ना। और हमारा जो बीजांकुर, यहाँ पे बीजा, यहाँ पे मध्य अवधि, मध्य अवधि, ठीक है, यहाँ पे आ की साउंड आ रही है। और परम प्लस अर्थ, परमार्थ, क्या है ये, आ है ना, परमार्थ है ना, परम प्लस अर्थ, अ प्लस अ, क्या बन गई, आ, तो परमार्थ। तो यहाँ पे जिस भी शब्द में आपको ये बड़े वाली साउंड आई, बड़ा आ की, बड़ा ई की और बड़ा ऊ की, तो वहाँ पर क्या होती है, हमारी दीर्घ संधि होती है। आपको ऐसे ही शब्द आएंगे, देखो यहाँ पे आ आ आ आ आ, ऐसे ही आपको साउंड आएगी, तो वहाँ पे आपको दीर्घ संधि टिक कर देनी है। अब हम दूसरी संधि पढ़ लेते हैं, हमारी गुण संधि। क्या पढ़ने वाले हैं, गुण संधि पढ़ने वाले हैं। तो जैसे शुभ प्लस इच्छु, शुभ प्लस इच्छु क्या बन गया, शुभेच्छु बन गया। इसमें क्या हो रहा है, अ प्लस ई क्या बन रहा है, ए बन रहा है। ए प्लस बड़ा ई ए बन रहा है, आ प्लस ई ए बन रहा है, आ प्लस बड़ा ई ए मिलके बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था गुण संधि में क्या होता है, आपका एक मात्रा दिखती है आपको, ठीक है। गुण संधि में क्या, एक मात्रा आपको दिखती है। देखो रूल क्या कहता है कि पहले शब्द के अंत में ए या आ हो और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में ई या बड़ा ई हो तो दोनों शब्दों में संधि होकर ए हो जाती है। जैसे यहाँ पे सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम, अ प्लस ऊ के मिलने से क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, और आ प्लस ऊ के मिलने से ओ बन रहा है। क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही आपको, है ना। तो मैं आपको पहले ये पढ़ा देती हूँ, देखो शॉर्ट ट्रिक है ये। गुण संधि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जिस भी शब्द में आपको ए प्लस ओ दिख जाए, क्या दिख जाए, ए प्लस ओ दिख जाए, तो वहाँ पे होगी आपकी गुण संधि। और आपका पहचानना कैसे है, यहाँ पे देखो एक मात्रा दिखेगी आपको, यहाँ पे एक मात्रा दिख रही है परोपकार में, सूर्योदय में एक मात्रा दिख रही है, महाप्लस उदय में एक मात्रा दिख रही है, महाप्लस उत्सव में एक मात्रा दिख रही है, और हमारी जो देव प्लस ऋषि में एक मात्रा दिख रही है। जहाँ पर भी आपको एक मात्रा लिखी हुई दिख जाए वहाँ पर आपको गुण संधि टिक कर देनी है। उसके बाद वृद्धि संधि में आपकी दो मात्राएं होती हैं। देखो यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल में देखो आप पहचानो उनको। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी PYQB और MCQB तो वहाँ पर आपको ये यूज़ करनी है। जैसे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, दो मात्राएं दिख रही है, यहाँ पर 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 दो मात्राएं दिख रही है। तो आपको वहाँ पे क्या टिक करना है, आपको वृद्धि संधि टिक करनी है। समझ गए बात को। जिस भी शब्द में आपको ए, बड़ा ए और बड़ा ओ दिख जाए वहाँ पर हमारी वृद्धि संधि होती है। रूल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ रूल दिए हुए हैं। रूल क्या कहता है, पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में ए या बड़ा ए हो तो दोनों शब्दों की संधि होकर बड़ा ए हो जाता है। ये आपका रूल दिया हुआ है बड़ा ओ का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले शब्द के अंत में ए या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ओ या ओ हो तो दोनों शब्दों की संधि को बड़ा ओ हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है। हमारी अयादी संधि की बात कर लेते हैं। अयादी संधि में क्या होता है, आपका अय, आय, अव, आव का आपको सेंस आता है। देखो जैसे कि ने प्लस अन में क्या है, नयन, बोल के देखो नयन, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, अय, अय का सेंस आपको आ रहा है नयन। और गवीश में किसका आपको सेंस आ रहा है, गवीश, अय का आ रहा है ना। पावक में आव का आ रहा है, पावक में किसका, आव का। और भावुक में किसका आ रहा है बताओ आप लोग। तो जिस भी शब्द में आपको अय, आय, आव, अय, आय, अव, आव का सेंस आए वहाँ पर आपको अयादी संधि टिक करनी है। अब यण संधि हम देख लेते हैं। यण संधि क्या कहती है, देखो आपका आदि वर्ण है, कौन सा है, जिसे प्रत्येक लिखा हुआ है। प्रत्येक क्या है, प्रत्येक में य और या वह, य और वह से पहले क्या है, य और वह से पहले अगर य और वह से पहले आपका आधा व्यंजन आता है तो वहाँ पर आपको
यण संधि टिक कर देनी है। ठीक है, जैसे कि प्रत्येक में य से पहले आधा स्वर है, व्यंजन है, उसके बाद य से पहले आधा अक्षर है, य से पहले फिर आधा अक्षर है, और जैसे अनु प्लस आय क्या बन गया, अन्वय बन गया, तो वह से पहले आधा अक्षर है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यण संधि हो जाता है। पहचानने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ये आपका रूल है, रूल आप लोग पढ़ लेना। मुझे पता है रूल पढ़ के आप लोग राजी नहीं हो, आप शॉर्ट ट्रिक में बिलीव करते हो, तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। देखो जैसे सु प्लस आगत, ये रूल कहता है स्वागत, क्या है, स्वागत। यहाँ पे उ प्लस आ मिलकर क्या बनाते हैं, वा बनाते हैं, उ प्लस ए मिलकर वे बनाते हैं। तो जिन शब्दों में उ प्लस आ से वा और उ प्लस ए से वे बनता है वो हमारे यण संधि कहलाते हैं। ठीक है, ये है आपकी संधि, स्वर संधि मैंने आज कंप्लीट कराई है। अगर मैं आज ही आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कराऊंगी तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, आप लोग नहीं कर पाओगे। तो पहले आप संधि ही करो, मैं जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी संधि के तो उससे आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाओगे और शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली निकाल पाओगे संधि को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।